चलो तो शुरू करते हैं। निकालिए नोट सभी लोग। ठीक है ठीक है, बैठे रहिए बैठे रहिए। चलिए कल कहाँ तक डिस्कशन हुआ था पहले तो बता। शंकरी प्रसाद स्टार्ट हुआ था ना, खत्म हो गया था। थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यही हो ना सब लोग, फोन छोड़ दिए हो ना, मतलब फोन साइड में रख दिए हो ना। चलो ठीक है, चलिए चलिए प्लीज आइए। थोड़ा कल जो पढ़े थे एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करता हूँ, दिमाग में रखिएगा ठीक है ना। तो पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, उसमें मैंने 2-3 बातें बोली थी। पार्ट थर्ड बोला था ना, या 4 पार्ट थर्ड बोला था मैंने ध्यान रखने के लिए। उसके बाद मैंने बोला था शेड्यूल 9, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, लैंड रिफॉर्म्स बोला था, आर्टिकल 368 बोला था दिमाग में रखने को। और अभी इसके बाद मैंने 2 चीज और बोला था कि आर्टिकल्स के अलावा फंडामेंटल राइट्स 3 तरीके के थे। 3 तरीके थे राइट्स, 3 तरीके के थे, जिसमें एक था फंडामेंटल राइट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और थर्ड लॉ। मतलब एक ऐसा राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हो उसको बोलेंगे क्या, फंडामेंटल राइट्स। और जो पार्ट 3 में नहीं हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हो तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और लॉ जैसे ट्रिपल तलाक तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो क्या हो गया, लॉ। यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग बढ़े थे, थोड़ा सा पेज नंबर बताइए जरा क्या था। एक आपको डायग्राम, एक आपको टेबल दिया था। टेबल में आपको पूरा बताया था कि कौन सा चीज कहां से लिया गया है। सोर्स में डीपीएसपी कहां से लिया गया था, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, रसिया मान के चलिए। तो खैर वापस, और नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, इन्फोर्सेबल जस्टिसिएबल बताया था। फिर मैंने बोला था कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पर अगर कानून बनाना चाहो तो बना सकते हो, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस पे कानून बन सकता है? अच्छा, क्या सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे कानून बन सकता है? याद रखिएगा, सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे कानून बन सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, लेकिन सर जस्टिसिएबल नहीं होगा। कोई भी जजमेंट उसके बेसिस पे नहीं आ सकता है। क्लियर है यहां तक? हाँ है ना? अब जीवन का आनंद लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। नेक्स्ट मैंने बोला था सारा कांड वहीं से शुरू है जो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, संशोधन ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जैसे आपका 1951, सर देश अभी आजाद हो चुका है, और मैंने क्या बोला था कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 में इनैक्ट हुआ है कि एडॉप्ट हुआ है, तो इनैक्ट हुआ है, लागू हो चुका है। और जस्ट इसके बाद एक केस आता है और उसमें 1951 में एक संशोधन हो रहा है। अब मैंने बोला था आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जमीन का अधिकार मान लो, सीधा सीधा जमीन आप खरीदो लेकिन ले कोई और रहा है। मैंने 2 चीज बोला था, संशोधन क्या हुआ, 31A और 31B, दैट इज 31A एंड देन 31B। तो 31A में क्या बोला गया कि सर अगर हम आपका कोई भी ले रहे हैं जमीन तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, जबकि ऑलरेडी हमें अधिकार दिया गया था क्या कि सर 31 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी आपका है, आपका अधिकार है, आपसे कोई ले नहीं सकता। और सर मैंने 3 बंदूक बताए थे, कौन कौन सा, 32, 226, 13 क्लॉज 2। तो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, 3 + 2 5, और अगर 226 के अकॉर्डिंग कहां जाओगे, हाई कोर्ट। तो सर दिल्ली में हो, जो नजदीक पड़े वहां चले जाओ आप। अब इसके बाद का केस सबसे फर्स्ट इन्होंने बोला कि सर शंकरी प्रसाद साहब लैंड ऑनर थे, और मैंने आपको बोला कि जस्ट आजाद हुए हम लोग, तो नेहरू जी का टसन अलग है पूरा एकदम,
और नेहरू जी अभी पूरे पावरफुल में है, मतलब सर ऐसा पावर जिसके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं। और भारत आजाद हुआ है, लोग गरीबी से एकदम महामारी से चल रहे हैं, मतलब गरीबी से बड़ा महामारी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो लैंड ऑनर है ना, जमींदार, इनसे पहले जमीन लो और गरीबों में बांटो। लेकिन सर पहले ही अधिकार तो दे दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, तो पहले तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन्होंने गोल मोल घुमा के, मैंने बोला कि जो देखा जाए तो तोड़ मरोड़ के सब कुछ किया गया है, कुछ भी लीगली नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सिचुएशन का डिमांड भी वैसा ही था। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सर 31 से 31 भी, तो शंकरी प्रसाद लॉयर ने बोला ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने सीधा बोला कि सर एक ही बात है, जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकता, तो बात खत्म। लेकिन सर यहाँ पे लॉ का डेफिनेशन ही बदल दिया गया, बोला कि जो लॉ तुम बोल रहे हो ना बेटा, वो लॉ है नहीं, ये हम दूसरे लॉ की बात कर पाए। मेरी बात समझ में आ रही है सर? इसके आइडियाज आपको दिमाग में रखने हैं। तो पहला केस शंकरी प्रसाद का, और इंडियन गवर्नमेंट जीत गई। मैंने बोला था जब जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सरकार से लड़ते हो, किसी प्राइवेट पर्सन से नहीं लड़ते हो आप हमेशा, क्योंकि सरकार की क्या गारंटी, सरकार ने गारंटी तो दिया आपको, सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर, आप वोट प्लस टैक्स दे रहे हो। तो जब भी केस होगा तो क्या लिखा जाएगा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूओआई। तो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब वही केंद्र सरकार, अभी फिलहाल समझना। और याद रखिएगा आगे मैं बताऊंगा, जहां पे भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह पे आप यूनियन यूज करते हो तो ज्यादा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे उससे ना, तो दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आगे मेंस में मैं बताऊंगा लिखवाते समय। तो यूनियन ऑफ इंडिया याद है, ठीक है। अब 2-3 बातें और। तो शंकरी प्रसाद के केस में जीता कौन, यूनियन ऑफ इंडिया। सर अलग टसन में पार्टियां चल रही हैं, ठीक है, नेहरू जी उधर हैं और सारे लोग भी हैं और चल रहा है पूरा, ठीक है, मैरिजुआना और सब कुछ। अब इसके बाद थोड़ा पेज नंबर आगे आइएगा और जीवन का आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार उससे शेयर कर लीजिएगा। और अब आप आएंगे पेज नंबर कहाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग पेज नंबर आएंगे 49 पे, ठीक है। 49 पे आ गए, आगे बढ़ते हैं। अब सो यूनियन ऑफ इंडिया वॉन दिस केस। अब वहां पे देखना, नाउ गवर्नमेंट गेट्स कॉन्फिडेंस, बहुत मजा आएगा यकीन मानना। देन आफ्टर 10 to 15 years in 1964 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 17वां संवैधानिक संशोधन 1964। सुन पा रहे हो? और जहां सीए लिखूं मतलब समझना कि संविधान में क्या हो गया है, चेंज। आवाज पहुंच रही है ना सब तक? अभी फटा स्पीकर की तरह मैं साउंड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पहुंच रही है ना, चलो ठीक है। तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या, 1964। यहां तक क्लियर है? अब सर ये सोच के देखो आप, इधर 1951 में पहला संशोधन हुआ, जिसको कौन सा क्लेम कर रहा है, शंकरी प्रसाद। अब जीत, इंडिया क्या है, जीत गई है। अब जब इंडिया जीत गई है, मतलब पर्टिकुलरली कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीत गई है इस केस में, तो सर इतने सारे संशोधन किए, लेकिन सारे संशोधन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब एक नया आ रहा है और दैट इज 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964, जो जीवन का आनंद यहाँ भी मिलेगा। तो जरा आइए और थोड़ा देखिए वहां पे क्या है। तो 31A, एक और बात ऐड कर दिएगा 31A में आगे चल के कि सर बढ़िया प्राइस मिलेगा जमीन का, मतलब अगर आप जमीन देते हो तो उसका बढ़िया प्राइस आपको दिया जाएगा। सर ये लालच था। जरा आइएगा नीचे, 40 लॉज एडेड इन 9th शेड्यूल from different states and region for different states and region added, that is 40 separate laws for different states and regions are added in 9th schedule। मतलब कि सर अलग अलग नियम अलग अलग राज्यों के लिए लगाया गया, ठीक है। और मैंने बोला था बोरा में रख के सारे कानून को डाल दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, 9th शेड्यूल। तो सर 9th शेड्यूल बोला गया, तो 9th शेड्यूल के अंदर बहुत सारे लॉज आ गए। अब हर राज्य का कुछ अलग अलग अपना नियम था, सब बोला सब पकड़ और सबको डाल इधर, तो सर यहां पे रख दिया। अब जरा नीचे आना, एक केस आपको दिखेगा, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। मैंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट जब भी आपका वायलेट होगा आप किससे लड़ोगे, गवर्नमेंट से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। अब यहां पे आना सर, सज्जन सिंह जमींदार थे बेचारे, सुप्रीम कोर्ट से सेम वर्डिक्ट एज शंकरी प्रसाद। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में बोला था, वो लॉ नहीं है जो तू बोल रहा है, ये दूसरा है। अरे समझ। तो सर अभी तक टसन में है पूरा गवर्नमेंट। तो सज्जन सिंह का भी केस शंकरी प्रसाद के बेसिस पे खत्म, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीत गई। सर जब मैं 1964 बोलूं ना, तो 2-3 बातें याद रखना। रॉ का फॉर्मेशन 3-4 साल में होने वाला है,
बांग्लादेश बनने वाला है। ये आईआर को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे आपको पता चलेगा ना, मैं पहले बोल चुका हूं, अरे है ना कि वो टाइमलाइन ऐसा बनाया गया है जो आईआर का मैंने दिया हुआ है, वो टाइमलाइन ऐसा है कि हर जगह हर फ्रेम में फिट होगा, इसलिए उसको दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको। अब अभी क्या है, बांग्लादेश बनने वाला है, इंडिया बिजी है अभी लगभग, और उसके बाद उससे पहले 1965 में पाकिस्तान से भी भिड़ने वाला है। अब सर ये सारा का सारा काम, और सर अब नेहरू जी 1964 में ही मर रहे हैं और उसके बाद शास्त्री जी का आना है, समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा चीजों को, इसीलिए मैंने बोला है कि जो थाक बना रखते हो आईआर का, अब जाके देखोगे तो महसूस हो गया होगा आपको, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। सुन पा रहे हो? अब जरा आना नीचे। सेम वर्डिक्ट ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन बट गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब चेंज्ड। अब आते हैं तीसरा केस, और ये केस यहां से जीवन का आनंद देगा। तो पहला केस कौन सा था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 1951 ना। उसके बाद सर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। अब ज्यादा दिन नहीं सर, 1967 में ये। और गोलकनाथ का नाम लीजिए, ढोलकनाथ नहीं भैया, गोलकनाथ, ठीक है आगे आ जाओ। तो गोलकनाथ की 458 एकड़ जमीन ले ली गई थी सर। कितना 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 सोचो, ये तो लिया गया था कितना? तो सर अभी आइडिया मत लगाना, आप सोच के देखो, किसी एक के पास इतना ज्यादा है और दूसरे किसी के पास क्या है? कम। मैंने बोला इंडिया क्या है? सोशलिस्ट। सर कम्युनिस्ट में आपको पढ़ाऊंगा, उस दिन बताया था हल्का हल्का। कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिस्ट है, तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी ये बोलता था कि एक बार अगर गरीबी और अमीरी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? गरीब लोग को इकट्ठा होना चाहिए और एक अमीरों के खिलाफ हिंसक विद्रोह स्टार्ट करना चाहिए। तो सर ये था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल खैर था नहीं, बट उस समय, अभी का एज है, इस समय क्या हो रहा था सर? दोनों चीज हो रही थी। चाइना में भी अगर आप देखोगे तो चाइना में मैंने बताया आपको सिविल वार हो रहा था, वहां कम्युनिस्ट का प्रकोप बढ़ी रहा था, सीपीसी जीती चुकी थी, तो थोड़ा ना थोड़ा हम लोग का झुकाव गरीबों की तरफ जा ही रहा था। और मैंने बार बोला जब भी कम्युनिस्ट मिले तो आप क्या समझोगे? वो गरीब की बात करेगा सर, गरीब के लिए करे नहीं करे बात की बात है, बात किसकी होगी? गरीब की। आप जरा नीचे आइएगा। तो सर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बेचारा रोते रोते 458 एकड़ जमीन ले लिया। अब ये गोलकनाथ साहब जो है पहुंचे, कंक्लूजन में क्या है पहले देख लेना। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द डिसीजन। अब यहां से जीवन का आनंद आपका अलग लेवल पे पहुंचेगा। एंड सेड, सुनना क्या बोला पहले समझ लो, फिर मैं नीचे डिटेलिंग करूंगा। क्या बोला? लॉ, देखिएगा, लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने कल बोला था कि उन्होंने ये बोला लॉ दो टाइप का होता है, एक वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक लीगल उधर बोला। तो इन्होंने बोला कि एक आउटसाइड 368 है और एक 368 के इनसाइड है। अब यहां पे ये बोल रहे हैं क्या कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, बोला कि लॉ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जबकि पहले क्या बोला गया था? लॉ इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बोला क्या गया कि जो संवैधानिक संशोधन किया गया है वो लॉ नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट बोली अगर संवैधानिक संशोधन कानून नहीं है तो फिर सब फॉलो काहे कर रहे हैं? भाई बात मैंने पहले ही बोला, पहले तो गोल गोल घुमाया गया था ना, वो तो आपको भी अंडरस्टूड है कि पहला जो केस है वो लीगली सिर्फ नहीं हुआ है कुछ, वो सर सिचुएशन का डिमांड था जिसमें LEJ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल के, और क्योंकि जमीन लेना जरूरी था और जमीन लेके फिर गरीबों में बांटना भी जरूरी था। तो सिचुएशन का डिमांड ऐसा था क्योंकि इंडिया में क्या है? सोशलिस्ट। तो सर बेसिकली डिमांड ये था, लेकिन जो किया गया था डिसीजन शंकरी प्रसाद में वो सही नहीं था। अब सर इसको घुमा फिरा के ले लिया गया। अब देखो उसी घुमा फिरा के जाल में फंस रहे हैं, तो फंस रहे हैं। तब इसके आगे का स्टेप थोड़ा सा देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया कि बेटा अगर आप ये बोल रहे हो कि कानून जो आप ला रहे हो अगर उस संवैधानिक संशोधन में नहीं है तो कानून फिर सब पे लागू क्यों हो रहा है? जैसे आपने सर बोला कि 31A के तहत क्या बोला कि किसी का भी जमीन लिया जाएगा तो किसी का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वायलेट नहीं होगा। लेकिन सर आप तो ये अब लागू तो हो ही रहा है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि दिस लॉ इज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जरा एक स्टेप नीचे देखिएगा, पढ़ देता हूं फिर उसको एग्जैक्ट समझा दूंगा। लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो ए लॉ बिकॉज क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू होता है? आंसर इज यस। एंड क्या लॉ लागू होता है? आंसर इज यस। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लॉ हुआ। बात सीधी सी है ना। अब जरा सेकंड पॉइंट देखना और जीवन का आनंद मिलेंगे। जो ये ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का ज्ञान दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला था ना आपको, प्रियम्बल में नहीं बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्पररी पार्लियामेंट थी।
और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, मैंने बोला लॉ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल, लेकिन बोला गया ना सर कि लॉ बनाने के लिए एक पार्लियामेंट तो चाहिए, और वो टेम्पररी पार्लियामेंट को हम क्या बोल रहे थे? अरे प्रियमल में पढ़ाया था मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सर इनका कहना था कि अगर आप बोल रहे हो ऑर्डिनरी लॉ, और ऑर्डिनरी लॉ के अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ये, तो सर उसके अकॉर्डिंग पहले बनाया लॉ कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी क्या हो चुका है? खत्म। तो सर आप जाइए और उनके कब्र से उनको निकाल के लाइए और तब बोलिए कि हाँ वो नहीं है। बेसिकली क्या, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही खत्म हो चुका है तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहां से आ गया यहाँ पे? अब सरा नीचे आइएगा और जीवन का आनंद लीजिएगा। तो कब्र से लेकर आएंगे, वहां देखिए उसके पास होना चाहिए जो कब का खत्म हो चुका है, तो उनको कब्र से लेकर आ रहा है। इट मीन्स पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली पहले क्या बोला गया कि सर कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्या है? मैंने बोला था आपको फंडामेंटल राइट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया है कि मौलिक अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है, लेकिन सर यहां पे आके क्या है? पार्लियामेंट के पास कैपेसिटी तो है आर्टिकल 368 के, सुन पा रहे हो नहीं? आर्टिकल 368 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। तो सर पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये भी बोला क्या जाता है सर, दूसरा ये भी क्या बोल रहा है कि अगर सर फंडामेंटल राइट्स बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल किससे बड़ा है? अब जरा एक स्टेप थोड़ा सा नीचे है ना, तब ये और क्लियर होगा। इन आर्टिकल 368 प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, पावर वर्ड इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन 368। मैंने बोला था कि हर ए नहीं लिखा हुआ है कि हर कुछ चेंज कर सकता है, और पावर वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, बट नीचे आइएगा, हाँ इन कॉन्स्टिट्यूशन इफ पावर इज नॉट डिफाइंड इधर सेंटर और स्टेट, देन सेंटर हैज द पावर बाय रेसिड्यूरी पावर, बट पावर इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, प्रोसीजर टू चेंज देयर। सो गोलकनाथ वन। इधर सुनना पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में इधर पावर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, लेकिन एक चीज बात सही है कि जब अगर कोई भी पावर, ये दिमाग में रख लीजिएगा, अगर ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन यूज करेगा, तो सर वो हमेशा सेंटर ही लेगा पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब क्या हो रहा है? रेसिड्यूरी पावर, जैसे मैंने बोला एक आपको 3 लिस्ट पढ़ाया था मैंने, कौन कौन सा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब वही, और कॉनकरेंट लिस्ट। तो सर यूनियन लिस्ट क्या था? ऐसा कानून, मतलब ऐसे चीज जिसपे सेंटर कानून बना सके, एक ऐसा चीज जिसपे स्टेट बना सके, और एक ऐसा जिसपे दोनों बना सके। लेकिन सर कुछ ऐसा चीज है जिसपे पता ही नहीं है कि कौन बनाएगा, तो सर सबसे पहले कौन लेगा? वो सेंटर लेगा। मतलब जब ये बताया लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब, रेसिड्यू मतलब क्या होता है? बचा हुआ, अवशेष। अब जो बचा हुआ है मतलब पता ही नहीं है कि सेंटर पे उसका मतलब पावर औकात है या फिर किसका? स्टेट का। तो सर उस समय कौन सबसे पहले डिसीजन लेगा? सेंटर। क्या समझ पा रहे हो? तो सर ये बोला गया इस केस में, सुनिए ध्यान से, 2 बातें कि सर आप जो पीछे चिल्ला रहे हो कि कौन से केस में? सज्जन सिंह में और शंकरी प्रसाद में। क्या बोल रहे हो कि लॉ 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 इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सर लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो सब पे लागू क्यों हो रहा है? यहाँ पे सर पूरा डिसीजन क्या कर दिया गया? रिवर्स। बोला गया लॉ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि लागू सब पे हो रहा है, मानना सबको पड़ रहा है, तो सर इसमें आप कैसे कह सकते हो नहीं होगा। लेकिन सर कमाल की बात ये हुई, आप सोच के देखो, 1951 में वहां शंकरी प्रसाद हारे, इंडिया जीती, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीत गई, और उसके बाद दूसरा है सज्जन सिंह में भी कौन जीत गया? सज्जन सिंह का केस कब हो रहा है? 1964। अब सर सोच के देखो आप, हम आजाद हो चुके हैं, और आजाद होने के लगभग हम लोग आ चुके हैं 10-15 साल, 50 मतलब 47 से आप आए हुए तो 10-15 साल के करीब तो आ ही चुके हैं ना हम लोग। तो बेसिकली अब हम लोग थोड़ा सा डेवलप तो हो रहे हैं। मैंने बोला था उस समय लिटरेसी रेट मेल का कितना था? 16% और फीमेल का 9%। वो बार बार हर जगह उस चीज को दिमाग में रखना। लेकिन हमें अब थोड़ा सा ज्ञान तो आ ही रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये धीरे धीरे लगने लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम पे हावी हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम पे। और सर सुनिए, 1967 की बात करें तो कौन है सरकार में? तो देश की आंधी, तो सर इंदिरा गांधी आ चुके हैं, और इंदिरा गांधी का सिंपल अपना केस है सर। तो इंदिरा गांधी आ चुके हैं, और इमरजेंसी एरा इंदिरा गांधी के नाम से ना कोई और कुछ पता हो नहीं हो, सबको ये पता है इंदिरा गांधी इमरजेंसी खूब लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इसका कोई मतलब वाजिब कारण नहीं, लेकिन सबको पता है इमरजेंसी खूब लगा रहे। अब सर तो सुन पा रहे हो, सो रहे हो पक्का? अब जरा नीचे है ना, यहाँ पे सर सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद के हारने के बाद जीत गए कौन? गोलकनाथ। भाई देखो, अगर 458 एकड़, आजकल तो वही बोला डनेर के लिए, इंच भर के लिए जमीन के लिए सर कुदाल चल जाता है, कुदाल खुरपी सब निकाल लेते हैं। यहाँ 458 एकड़ की बात है,
लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि जो चीज होना चाहिए था पहले शंकरी प्रसाद में, वही चीज वापस यहाँ पे हो रहा है, वही चीज होना यहाँ पहले। लेकिन सर पहले सिचुएशन का डिमांड था, अब लगभग जमीन अधिग्रहण हो चुका है, अब बांटने की बारी आ गई है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जरा नीचे है ना, और अब मजा आएगा। सबसे फर्स्ट गोलकनाथ वॉन, बट नाउ इंदिरा गांधी कांट एक्सेप्ट दिस। सर इंदिरा गांधी ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? मतलब मजाक थोड़ी ना है, आ रहा है समझ में? तो सर इंदिरा गांधी ने देखो क्या किया, जैसे ही गोलकनाथ जीते फिर से धनातन नया संवैधानिक संशोधन, पेज नंबर 50। तो सर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, और याद रखो उधर बांग्लादेश से उलझी हुई थी अभी। तो अभी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, गुस्से में इंदिरा गांधी ने नया संशोधन किया। और देखो क्या बोल रही है, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इज LEJ इंटरचेक्स। और मैंने आपको बोला था रूल 3 गोल्डन रूल बताया था सर, एक एक चीज बोला हूं हर जगह। तो सर यहां पर इंटरचेक्स का पावर इस्तेमाल किया किसने? गवर्नमेंट ने। बोला था ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सर रूल 3 की रूल 4 किसको तो लगता है? रूल 3 रूल 4। रूल 3 क्या था? इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि सर अगर मंत्री है राज्यसभा में, अगर इधर तो राज्यसभा वाला PM राज्यसभा में MP बैठेगा, लोकसभा वाला लोकसभा में बैठेगा। लेकिन सर यहां मैंने क्या बोला, इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस में एक दूसरे को चेक करेगा। मतलब सर आपने जो लिया है वो गलत लिया या सही लिया। और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, ये 3-4 चीज ऐसी हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये गोल्डन रूल्स इसीलिए नाम भी है उसका। सुन पा रहे हो? तो सर रूल 4 इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी ने कहा भाई हमको एक्सेप्ट नहीं है, हम पहले चेक करेंगे, इसमें मुझे हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा। और सर हस्तक्षेप नहीं किया गया है, यहाँ पावर है चेक करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला कि एक माता पिता को उतना ही आजादी देना चाहिए जितना उससे क्या हो जाए सर, उसका काम हो जाए, उसकी क्रिएटिविटी रुके नहीं। तो सर अगर ज्यादा आजादी दे तो बोले ना ड्रग डीलर बन जाएगा। तो बेसिकली क्या सर करना है, ये करना है कि आपको सिंपल दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी ने सर देखो, और ये गुस्से में हो रहा है अभी, याद रखिएगा ईगो। और जरा नीचे आइएगा, ईगो फिगो कुछ होता नहीं है वैसे। अब उसमें उन्होंने 3 चीज ऐड कर दिया, एडेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4। और पता क्या बोला देखो, क्लियरली स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। उसने सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, एक लॉ है। इन्होंने क्या बोल रहा है, और संवैधानिक संशोधन करके बोल रही है। ठीक हो जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। अब सर नीचे है ना, नीचे जरा ना, एडेड 368 क्लॉज 3, और बोल रही है 13(2) इज नॉट अप्लाइड हियर। दोनों काम, मतलब दोनों काम कर दिया। उसने एक बोला कि पहले तो तुम्हारा जो है, पहले वाला जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहली बात तो लॉ नहीं है, और दूसरा क्या बोल दिया, ये जो 13 क्लॉज 2 के बेसिस पर लड़ रहे हो ना बेटा, वो यहाँ वैलिड होगा ही नहीं। मतलब ओबियसली क्या हो गया, वो लड़ाई किस बेसिस पे थी? इसी बेसिस पे थी कि सर कोई भी लॉ में ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वायलेट। इन्होंने यही संविधान में लिख दिया क्या, संशोधन करके, कि सर ये अप्लाई ही नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे अब हो गया। अब समझ पा रहे हो? अब सर सुप्रीम कोर्ट का देखो, वो भी काउंटर करेगा। नीचे आना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, 13(2) को एक्सेप्शन बना दिया गया। तो बेसिकली लड़ाई किस बात की है कि 13(2) को किसी भी तरीके से हटाओ, क्योंकि एक इसको हटा दिए तो काम अपना बन जाएगा। लेकिन सर 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, केरला वाज ऑल्सो एडेड इन 9th शेड्यूल। अब केरला को फिर कहां ऐड किया गया, 9th शेड्यूल में। अब जरा इसमें देखना, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईयर कौन सा है, 1971। नीचे आना, देन फ्रॉम हियर इंडियाज ग्रेटेस्ट केस स्टार्ट्स, दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। क्योंकि जैसे ही अब केरला को 9th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या था कि बेटा यहाँ भी जमीन उमीन का हड़पना शुरू होने वाला था। अब सर ऑलरेडी पहले से अलर्ट हो गए, अब केरला वाले अलर्ट हो गए। अब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जरा केशवानंदा में देखिए, मैंने लिखा है सेंट थे, परफ्यूम वाला सेंट नहीं, वही मतलब संत थे। तो सर ये थे संत, कौन, केशवानंदा भारती। नाम भी है, नाम भी संत वाला लग रहा है। जरा नीचे आइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या बोला। अब इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, जितने आसानी से आपको समझा पा रहा हूं, यकीन मानिए इसको समझने के लिए अच्छा टाइम लग जाता है, यकीन मानिए आप। बाकी बड़ाई अपना नहीं कर रहे हैं।
तो पहला है पार्लियामेंट कैन चेंज एनी लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला बोला गया, देखते जाओ दोनों का वर्डिक्ट। दूसरा स्टेटमेंट जरा देखिएगा, वहां दिख रहा है सभी को, कैनॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा देखो इधर सुनो, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है, बात सही है, उसके पास पावर है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आप अगर आप गवर्नमेंट को चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो? अगर वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा तो गवर्नमेंट किस काम का? और मैंने बोला कि डीएम इसलिए है क्योंकि डीएम के पास क्या है? पावर। पावर छीन लो तो भी क्या हो गया? नॉर्मल। तो सर इन्होंने बोला कि आप चेंज कुछ भी कर सकते हो, ये बात सही है, दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बॉस सब कुछ चेंज कर सकते हो एक के स्ट्रक्चर। क्या बोला? मतलब मूल ढांचा का आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बोल रही हैं मूल ढांचा क्या है बे? क्योंकि मूल ढांचा नाम का कोई चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। भाई अब मैंने बोला कि तुम क्या है सब कुछ कर सकते हो सिवाय 3-4 काम छोड़ के, तो 3-4 काम डिफाइंड होना चाहिए ना कि कौन 3-4 काम। अब जब क्या सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? अब जब कुछ ये करेगा सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ये बेसिक स्ट्रक्चर, बोले तो पहले ये बता ना कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ये जो 4 काम है बेटा पहले तो तुम बताओ कि ये 4 काम तुम्हारा है क्या। लेकिन जब अभी मजा आएगा आपको। सर फर्स्ट केस क्या था भूल गए? फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन। अभी जो आए हैं नहीं आए हैं अभी सब वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो शंकरी प्रसाद के केस में कौन जीता? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद के बजाय कौन? सज्जन सिंह। कौन जीता? मतलब सर गवर्नमेंट ऑफ। अब सर थर्ड केस आया गोलकनाथ। कौन जीता? गोलकनाथ। ढोलकनाथ नहीं, और गोलकनाथ के बाद सब शुरू हो रहा है कौन? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब जरा नीचे आइएगा और उस चारों पॉइंट को पहले समझिएगा। थर्ड पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू हमेशा होगा दैट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है या नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बेटा गवर्नमेंट आप थोड़ा संभलिए, बहुत उड़ले आप। मतलब अब हर लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है या नहीं है। अब जरा मुझे बताओ ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। रूल 4 इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे या किसी ने पीआईएल दर्ज किया कि सर इस लॉ में हमें कुछ खोट लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आकर उसमें आराम से कर सकती है। मैंने बोला जब तक कोई पीआईएल, बोला था आपको जब तक कोई पीआईएल या फाइल केस में ना हुआ हो तब तक ना सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव का डिस्कशन कर सकती है ना लेजिस्लेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में डिस्कशन कर सकती है। अरे हाँ है ना? तो वो था इंटर सेपरेशन ऑफ पावर, और यहाँ है क्या? इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस। अच्छा ईमानदारी से बताना समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का सुनते जाना। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केस है सर जो संविधान और पूरे आपके पॉलिटी का दिशा बदल के रख दिया है। ये केशवानंद भारती वन ऑफ द बेस्ट केसेस है। अब जरा वापस नीचे आना। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा में बदलाव नहीं कर सकता है। और उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट है सर कि जुडिशियल रिव्यू हमेशा होगा कि ये सही है या नहीं। आइए नेक्स्ट फोर्थ, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेड टू गवर्नमेंट दैट लॉज एडेड टू द 9th शेड्यूल प्रायर टू 1973 विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बोला गया कि वैसा वो सारा कानून जो 1973 से पहले पास हुआ है, 1973 से पहले पास हुआ है, और अगर सुनना ध्यान से, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा तो बेटा कोई बात नहीं। लेकिन सर अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा होगा तो उसमें भी हम हस्तक्षेप करेंगे। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। अब सर थोड़ा आगे है ना, अब इंदिरा गांधी का पारा और हाई जरा देखिएगा। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? पहले तो क्वेश्चन ही पूछा गया कि वही बोला ना ये 3-4 काम मत करना। एक काम कौन सा ये तो बता। जब कुछ करने जा रहे बोला, हम बोले थे ना 3-4 काम मत करना। अरे हद हो गया, तुम बताओ तो सही कौन सा काम है। अब मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं क्या कि बेटा देखो सब काम कर लो, ये 4 काम मत करना। मम्मी लड़का बेटा बेटी बोला ठीक माँ नहीं करेंगे। अब जैसे ही खेलने गए पापा बोल रहे बोला था 3-4 काम नहीं करना अब बोले आप गए अच्छा ठीक है। टीवी देखने गए, बोला था ना सब करना 3-4 काम। अरे भैया पहले बताओ तो सही ये 3-4 काम है क्या? अरे हाँ है ना? बच्चा उसके बाद बोलेगा यार तुम ना मम्मी रहने दो समझ आ गया मेरे को तुम जो करना चाहते हो ठीक है। बेसिकली आप कहना ये चाहते हो कि जैसा हम बोले वैसा करो, खाली पढ़ो, यही ना?
तो उस समय मम्मी बोल ऐसा नहीं बोला था, 3-4 काम। सर इतना इरिटेट हो जाएगा वो बच्चा, समझ पा रहा है। और याद रखिएगा आजकल का बच्चा क्या है सर, एडवांस टेक्नोलॉजी समझ में आ रहे हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी नॉलेज भी होता है सर। इतना गेमिंग और मीडिया इफेक्ट है कि वो सबको सिखा देंगे एक ही बार। जैसे बोला था ना, नहीं बोला था आपको कि गार्जियन अमेरिका चला गया था इंडिया से, सुनाया था आपको? तो सर वहाँ पे वो पेरेंट को फ़ोन कर दिया, वो जेल में, पापा मम्मी गए जेल में, वापस उसको बुला के लाया इंडिया। सर स्टेशन पे उतरते तो दना दन देना शुरू, अब फोन कर तो बेसिकली कानून वहाँ है, इंडिया में कानून। तो यहाँ सर बेलन से भी कुटाई होती है और चप्पल से भी होती है। यहाँ ज़्यादा बच्चा किया तो मम्मी सीधा, मम्मी है मतलब, और यहाँ की मम्मी सर होती है लक्ष्मीबाई, मैं बता दे रहा हूँ, मतलब रियल बात है। यहाँ की मम्मी होती है पूरे रानी लक्ष्मीबाई सर, ये सच बात है। और कुछ बोले नहीं बोले, ज़्यादा बच्चा किया ना, सुन रही है, तड़ाक तड़ाक 3-4 दिया, उसके बाद बस सारा मामला सेट। पापा भी कहेंगे इतना कैसे मारे थे, हम आज तक नहीं मारे इतना। चलो आ जाओ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सर बेसिक स्ट्रक्चर में देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गोल गोल घुमाया है मामला, देखना जरा। बोर्ड तो नहीं हो रहे ना, वो भी रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सुनना, दैट इज आइडियाज एंड सुप्रीम कोर्ट विल ऐड अगेन एंड अगेन कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू वाज काउंटेड एज बेसिक स्ट्रक्चर इन संपत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये बताऊंगा, बट अभी समझना जो ज़्यादा जरूरी है पहले उस पर फोकस, एनर्जी हमारा वहाँ रहना चाहिए जहाँ ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तक मैंने आपको 4 केसेस बढ़ाया। पहला बोलते जाओ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेट याद रखना 1951। दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। थर्ड 1971, 67, और उसके बाद फोर्थ केशवानंदा वर्सेस 1973। 1973 में आने के पहले याद रखिएगा 1971 में केरला को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया, ये दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा और उसके बाद समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट आयर कोलो जजमेंट, ये जजमेंट जो दिया गया, नाम है उनका, ये कोलो साहब जो है नाम है। तो कोलो साहब ने जजमेंट दिया था किसमें, केशवानंदा भारती केसेस में जजमेंट दिया था। तो उन्होंने क्या क्या जजमेंट दिया, सीधा नीचे आना जरा, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरमिक्स है, बट थोड़ा नीचे आना और मैं आपको वहां से पढ़ते जा रहा हूं, उसको समझना। शुरू से ही दे देता हूं, क्लियर? तो देख लो एक बार। ऑल लॉज इन 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड इन जुडिशियल रिव्यू एज लॉन्ग एज दे आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इनका कहना था वो हर कानून को जुडिशियल रिव्यू में किया जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा नीचे आना। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहे हैं तो आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर जैसे सुनो ध्यान से, बोला ये गया कि आपका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन बोला ये गया कि बेटा ये जमीन अधिग्रहण बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है, तो आप भी चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब एक कॉमन इंसान भी चैलेंज उसको नहीं कर सकता है। ये दोनों तरफ था पल रहा। और सर गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट को तो यही बोला गया कि जो कानून आप बनाए है वो तो हम देख ही लेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में है कि नहीं है। लेकिन सर आम आदमी अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे चैलेंज करने आ रहा है तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि जिस बेसिस पे चैलेंज कर रहा है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है कि नहीं है। अब जरा नीचे आना। दूसरा, आयर कोलो जजमेंट के अकॉर्डिंग 1973 के बाद वाले सारे कानून को जुडिशियल रिव्यू करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी 1973 के पहले उन जजमेंट को जुडिशियल रिव्यू करेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। यहां से एक नया आएगा फंडा। क्या बोला गया सर? 1973 के बाद वाले सारे को तो करेंगे ही करेंगे। 1973 के बाद वाले जितने भी कानून आएंगे, सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? 1973 के बाद जो भी कानून आएगा उस कानून को हम करेंगे क्या? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं। और 1973 से पहले उन्हीं कुछ कानून को देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। सुन पा रहे हो? अब सर एक नया आने वाला है मजेदार केस, गजब का पता चलेगा क्या तोड़ मड़ोड़ हुआ है। नीचे आना जरा। वहां में लिखा है, देखो 1973 से पहले आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया था। उसमें बोला गया, देखो तो रिजर्वेशन में आपको देखो बीच में होगा बिफोर और एक आफ्टर, एक बनाया हुआ है, एक होगा बिफोर एक होगा आफ्टर। तो 1973 से पहले उसी कानून को
जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, और 1973 के बाद वो सारे कानून आएंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। यहां तक पहले समझ में आ रहा है? अब जरा नीचे आने के स्टेप। इसलिए ऐसे स्टेट जहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है, लाइक तमिलनाडु, तमिलनाडु ने 50% रिजर्वेशन 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया था बिफोर 1973, एंड रिजर्वेशन इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डाला था। सो वी कांट चैलेंज द रिजर्वेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू बिकॉज बिफोर 1973 ओनली जुडिशियल रिव्यू उसी का होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। नीचे आइएगा। सो पार्लियामेंट जब बिल लेकर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम सब मिल के अपॉइंट करेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, सो वायलेशन ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल। सुनना इधर, मेरी बात को समझना इधर। अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी देखना, मैं बताऊंगा तब आएगा। सुनना, कर्नाटका, अभी मैंने तमिलनाडु की बात बोला। देखो, एक नियम है आरक्षण का, हालांकि मैं रिजर्वेशन आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसी में है, बहुत मजे से पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिजर्वेशन ये है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए कभी भी, वो नियम है, और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। तो रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु ने क्या किया था, देखो, वोट जीतने के लिए 1973 से पहले उसने आरक्षण दे दिया वहां के लोगों को, और जीत भी गया वो वोट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आरक्षण का दे दिया था वो हो गया था 50%। बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर चेंज किया तो पता है कितना परसेंट हो जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो देगी। जैसे महाराष्ट्र में क्या हो गया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, सर आरक्षण का नियम है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पता है सर आरक्षण लेकर बैठे थे सब एक 80%। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, दांव पेच में उसमें दो समझिएगा, एक राज्य ने दे दिया, उसके बाद सर केंद्र का उस पर लागू हो गया, दोनों को मिला के 80% महिला मिल जा रहा था। अब जैसे ही ये बोला गया कि 1973 के पहले वाला केस, सर आज भी तमिलनाडु में मोर देन 50% आरक्षण है। क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर रिजर्वेशन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है तो हम इस जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। क्योंकि क्या बोला था, 1973 के पहले उसी कानून पे जुडिशियल रिव्यू होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। अभी बाय मिस्टेक कहो या बाय चांस कहो, लेकिन सर डाला गया नहीं था इसको। सुन पा रहे हो? इसीलिए सर तमिलनाडु में रिजर्वेशन आज भी ज्यादा है, जो रिजर्वेशन के सीक्वेंस को तोड़ के रखा हुआ है। पहले सुन पा रहे हो? ये थोड़ा और डिटेलिंग क्लियर होगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी दिमाग में रखना कि 1973 के पहले क्या सारे कानून होंगे? नहीं, और 1973 के बाद सारे कानून। अब कमाल की बात एक और आने वाली सिचुएशन देखना, एक है एनजैक, इधर एनजैक, ये न्यूज में हमेशा बना रहेगा, ये न्यूज में हमेशा बना रहेगा, नेशनल जुडिशियल। चलो कोई, सुप्रीम कोर्ट हावी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट हावी हो गई, यहां तक तो बस बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना गवर्नमेंट भी चुप बैठेगी क्या? गवर्नमेंट भी चुप इतना आसानी से बैठने वाला है नहीं। अब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या बोला, यार ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा तेज बन रहा है, ये हरामखोर लोग कैसा काम कर रहे हैं। देखो, और कमाल की बात है कि सर जज का इलेक्शन होता है क्या? नहीं होता। जज को अपॉइंटमेंट करने का कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। सर आपको कमाल की बात पता चलेगी, जज ऐसा बोलता है, देखो हम हैं जज, कुछ दिन बाद सर मेरा बेटा है वो भी हो जाएगा जज। सर वहां भी पूरा क्या है, अगर देखोगे तो मोनार्कियल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई चीज नहीं है कि जैसे अगर आपको स्टेटमेंट मांगोगे कि इसको आप चुने क्यों। अगर अभी मैं बोलूं कि मान लो अभी कोई भी आदमी अगर अभी है जस्टिस, तो आपके पास वैलिड रीजन नहीं क्यों है। अब ये बोला जाता है कि कोई आदमी अगर वकील बनना चाहता है तो 10 साल 15 साल 20 साल, वो मैं प्रोसीजर बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया हो, फिर ये किया हो, फिर ये एक एलिजिबिलिटी कंडीशन। लेकिन वैसे तो बहुत कोई है ना, अरे है ना। अब बोला गया कि ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी आईएएस बनेगा, तो ग्रेजुएशन तो सब किया हुआ है, लेकिन सर कुछ क्राइटेरिया तो रखा गया ना कि बेटा अगर मेंस निकालोगे, इंटरव्यू निकालोगे, तब क्या बनोगे। अब सर विधायक के लिए कंडीशन डाला गया कि ज्यादा वोट तो मिलेगा सर, लेकिन विधायक के लिए कंडीशन डाला गया तो ठीक है, बट सर आप जीतोगे, इलेक्शन होगा तभी तो, नहीं तो सब बोलेगा ना कि हो गया। ग्राम सभा पढ़ाया था ना, अब मैंने क्या बोला था, हर ग्राम सभा खुद ही एमपी है जो 18+ है, उसको इलेक्शन लड़ने की जरूरत याद है कि भूल गए। अब सुनना सर, ये एनजैक में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम खुद ही से यार कर ले रहे हो अपना, मतलब तुम खुद ही अपना डिसाइड भी कर रहे हो, अपने परिवार में किसी को बना भी दे रहे हो जज। ये बहुत बड़ा मामला है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक बार इधर सुनो सर, हम बनाने वाले हैं कमिटी मिलके, जिसमें तुम भी रहोगे,
हम भी रहेंगे, और मिल के उसके बाद हम चुनेंगे कि कौन सा जज होगा कौन सा जज। अब देखो क्या बोल रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सुन भाई इधर इधर इधर, ये जो तुम बोल रहे हो ना ये एन जैक बनाने के लिए जिससे हम चुनेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। वही वाला मम्मी पापा वाला बोला था ना 3-4 काम, अब 3-4 काम क्या नहीं पता, बोला बेसिक स्ट्रक्चर में आता नहीं है तो तुम चैलेंज कर नहीं सकते। अब तुम चैलेंज, अब गवर्नमेंट बोला अजीब हाल है भाई, एक तो तुम खुद ही मन से कर ले रहे हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम्हें यही जानना है ना कि हम लोग चुनते कैसे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन जो डिस्कशन होता है हमारे पैनल में उसको लाइव कर देंगे, पूरी मीडिया देख लेगी, उसको हम लोग लाइव कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि डिस्कशन क्या हो रहा है। लेकिन सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना आसानी से थोड़ी ना मानने वाली थी, वो बोली कि बेटा हम तो रहेंगे, हम क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मानने वाली नहीं थी, वो सीधा बोले कि बेटा हम तुमको रहने। अब आप देखो यहाँ खींचातानी पूरा चल रहा है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव खींच रहा है, जुडिशरी खींच रहा है अपनी तरफ, और जुडिशरी को क्यों मिर्च लग रही है। अच्छा सीधी सी बात है, अगर कोई जज इतना बड़ा पोस्ट पे अपॉइंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होना ही चाहिए यार। बात तो इधर भी सही है सर, आज भी इतना ओपन माइंडेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है अलग। अब ये क्यों है, इंडिपेंडेंट क्यों है, ये आगे बताएंगे आपको। सर जैसे ही बोला कि नहीं ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, लॉकडाउन में भी मीटिंग हुआ था, उसको भी लाइव किया गया था, लेकिन अब कमाल की बात यह है, इधर बोला गया गवर्नमेंट देखो क्या दिमाग लगा रही है, ये दिमाग लगा रहे हैं क्या, सुनो अभी के मतलब मैं ये तो पहले से चला रहा है केस, हो ही नहीं रहा इस पे कुछ जजमेंट, लेकिन अभी तक ये क्या है, क्या बोला गया देखो, इसमें बोला गया देखिए, एक सर हम हो जाएंगे, मतलब एक जो पावर में है एक वो हो जाएगा, और सुनो इधर आपको डर है कि अपोजिशन लीडर का कुछ भी रहे नहीं रहे, तो एक अपोजिशन लीडर का हेड हो जाएगा, है ना। दूसरा आप लोग 5-7 आदमी जो मन हो रहा है, मतलब पिछले साल का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाओ, जो बनने वाला है वो हो जाओ, और तुमको जो ठीक लगे वो। अब सही इधर देखना इधर, और समझ लेना ये कॉन्टेक्स्ट इधर। अब आपको लगेगा सोच के भी कि बात तो सही है यार, क्या दिक्कत है, एक कमेटी बनाते हैं जिस कमेटी में आपका भी मेंबर हो, हम भी हो, सब लोग हो, डिस्कशन कर लेंगे, आपको तो सुनकर ठीक ही लग रहा होगा। इधर देखो, मान लो अगर ये और ये मिल गया, भाई राजनीति है ना भाई राजनीति है। अब कब नीतीश कुमार मिल गए लालू यादव से, कब वो मिल गया कौन यादव से। सर बेसिकली राजनीति में एक बात बोला जाता है, कुर्सी के अलावा और कोई दोस्त, और कुर्सी के लिए अपन शर्म जाम दे देंगे, जाम और जान दोनों तो कब किसका हो जाएगा कोई जानता। इधर देखो, इधर सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम इसी से था कि बेटा तुम दोनों तो बाहर हो तुम दोनों क्यों, क्योंकि सही देखो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जुडिशियरी की एक ही बात कहना है, हस्तक्षेप नहीं चाहिए हमको, तुम दोनों का हस्तक्षेप। अब यही तो दिमाग लगाया था यहाँ पे कि एक हम भी होंगे एक ऑपोजिशन भी होगा, कोई तकलीफ। अब सर जो वोट काउंट है ना, जो वोट काउंट, उस वोट काउंट में सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी भी एक के फेवर में ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलके जिसको चाहेंगे बना देंगे फिर वोट काउंट के अकॉर्डिंग, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तक, आज तक, अभी ये केस चल ही रहा है, अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं हुआ, अभी फिर आपको न्यूज में सुनने को मिल जाएगा, 3-4 दिन और रुको अभी और 2023 में तो आपको बिल्कुल मिलेगा, काहे कि इलेक्शन होने वाला 24 में, तो इसमें फिर केस मुद्दा उठाएगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। तब सुनना मेरी बात ध्यान से, एनजैक एक ऐसा अथॉरिटी है, अभी समझना, जिस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि जज को अपॉइंट कैसे किया जाए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमको किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। सुन पा रहे हो, जरा एक स्टेप नीचे आना, और मैंने एक लाइन लिखा है वहां इंजैक होगा, आई इंडियन नेशनल लगाता है, लेकिन आप एनजैक कर लो, वो इंडियन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, बट आप एनजैक कर लो, चिंता मत करो, ये आगे फिर से आएगा, जस्ट एनजैक आई लिखा होगा वहां पे, देखना नीचे आओगे तो मैं पढ़ देता हूं। सो पार्लियामेंट जब बिल लेकर आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम सब मिलकर अपॉइंट करेंगे। मतलब पार्लियामेंट के कहना था कि सीधा सा बात है कि हम लोग बिल लेकर आते हैं तो तुम ये बताते हो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो हम भी तो बताएंगे ना कि बेटा तुम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हो उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्यों, रूल 4, अरे इंटर चेक्स एंड बैलेंसेज, अगर तुम मुझे चेक कर सकते हो तो मैं भी तो तुम्हें चेक कर सकता हूं ना, क्योंकि सर हमारा बिल जा रहा है तुम्हारे पास, तो तुम ये देख रहे हो कि हम इसको जुडिशियल रिव्यू करें कि, तो हम भी तो ये देखेंगे कि तुम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी जज का उसको हम करें या ना करें। क्या सुन पा रहे हो? मुझे पता है ठंडी बहुत है, लेकिन परेशान मत होना,
जरा नीचे आना, जज को हम सब मिल के अपॉइंट करेंगे, सुनना। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देन सुप्रीम कोर्ट के जज को देन नो, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला नो, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट इज बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट सेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, सो वायलेशन ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट चैलेंज्ड। जुडिशियल रिव्यू इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को भी बंद कर दिया, मतलब अपने पे आया तो चुप, सरकार पे आया तो सर पे नाचेंगे। मतलब बात तो सही है ना कि सरकार जब बिल लेकर आ रही है तो उसको बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और जब अपने पे बात आ रही है तो क्या बोल रहा है कि बेटा तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो एनजैक आज भी वैसा ही लड़ाई चल रहा है गवर्नमेंट के बीच और किसके बीच, सुप्रीम कोर्ट। इधर सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? अभी तक क्या पढ़े, 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। पहला है क्या, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, एंड देन उसके बाद गोलकनाथ, देन केशवानंदा भारती। तो सर केशवानंदा भारती केस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस है, जिस केस के बाद पूरा सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से डोमिनेंट हो गया, जुडिशियरी क्या हो गया, डोमिनेंट। मतलब सर केशवानंदा भारती केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोला गया कि सर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? और मैं बता रहा हूं दिस इज द लैंडमार्क डिसीजन इन द वर्ल्ड सर, हिस्ट्री पूरे इंडिया और वर्ल्ड के हिस्ट्री में केशवानंदा भारती केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जहां से पलड़ा भारी जुडिशियल का हो गया और गवर्नमेंट का थोड़ा कम हो गया। कब हुआ था, 1974। जरा आगे ना पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, और यहां पे थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव है, उसको समझ लेना। तो पहला एक बार केसेस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? सुनना, फर्स्ट क्या था, शंकरी प्रसाद 1951, उसके बाद दूसरा सज्जन सिंह 1964, उसके बाद गोलकनाथ 1971, उसके बाद 1971 में क्या, 1973 में हुआ है, 1971 में केरला को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। तब उसके बाद, और सर कितना लिया गया था, 458 एकड़ किसका लिया गया था, गोलकनाथ का ना। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आना, बेचारा मत करो, आगे आओ, पेज नंबर 52, वही तो किसी का हड़प लिया था। पेज नंबर 52 आना, खैर कोई बात नहीं। मेंस पर्सपेक्टिव, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से देखना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ड्यू टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट जुडिशियरी स्लाइटली ग्रेटर देन एलई बट इट हैज प्रोज एंड कॉन्स। देखो ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा यहाँ पावरफुल हो गई, किससे, मतलब ये बात ये आम आदमी की तरह नहीं सोचना है कि सर ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो डिसीजन लिया गया वो डिसीजन लेने में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा हावी हो गई है, और ये आपको दिख रहा है। क्यों, सोचो सर उधर से उस समय जवाहरलाल नेहरू एक स्ट्रांग लीडर, डिमांड भी सिचुएशन का ऐसा था। अब धीरे धीरे आगे आगे जाते 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 आप लीडरशिप क्वालिटी में गए, जहाँ पे ईगो क्लासेस चल रहे हैं, और ईगो क्लासेस चलने में यहाँ पे कहीं ना कहीं सर सुप्रीम कोर्ट ने हाथ अपना यहाँ मार लिया। अब जरा वापस नीचे आना, लेकिन इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, समझ पा रहे हो ना? इसको आराम से लेके चलना है। नीचे आना, पहली बात जो डेटा मैं लिख रहा हूँ, ये डेटा एज इट इज चिपका क्या होगा मेंस में, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है और ये सर सब कुछ ऑफिशियल डेटा है। तो पहला पॉइंट, इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 75, मतलब मान लीजिए अभी तो सर 75वीं जो आपकी आज़ादी चल रही है वर्षगांठ, तो सर ये 75 सालों में आज़ादी के बाद 104 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक। मैं जो समझ लिख रहा हूँ अभी बढ़ता जाएगा, अभी रटना नहीं है, लेकिन अभी समझिए, हाँ लेकिन अभी समझिएगा, टिल नाउ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। अब आप सोच के देखो इसके फायदे और नुकसान में क्या हो रहे हैं। अभी तक 104 हुए हैं 75 सालों में, मतलब 104 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। सर स्पीड और स्ट्राइक रेट दोनों बहुत बढ़िया चल रहा है। अब दूसरा नीचे आना और उसको समझना, जुडिशियल रिव्यू हैज स्लाइटली ग्रोथ। जुडिशियल रिव्यू जो नंबर्स थे जुडिशियल रिव्यू करने के हर लॉज पे, उसका बढ़ गया। जरा नीचे आना, तीसरा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। सर ये संशोधन हो चुका था, 99वां संशोधन में क्या हुआ था, एनजैक को क्या बोला गया था कि सरकार चुनेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को, लेकिन सर इसने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
और खारिज करके बोला बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, जरा नीचे आना। उसको असंवैधानिक की मतलब करार दे दिया, समझ पा रहे हो? अपने पे आए तो मतलब समझ रहे हो, मतलब अपने पे आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो बेटा मतलब ठीक। पप्पू वहां पे सामने देखिएगा, कोई आया है क्या? वो वहां पे कॉर्नर पे बुक एम्पोरियम के पास। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, आइएगा थोड़ा आगे। तो जुडिशियल रिव्यू है, स्लाइटली ग्रोथ दिख पा रहा है? नीचे आइएगा पेज नंबर, फिर उसके बाद उसी पे नेक्स्ट पॉइंट 4th 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस आया। मान जा मुगले आ जा। चलिए 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उससे आया ईडब्ल्यूएस। क्या आया? वही जो सुनते रहते हैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिलअप करने के लिए। ईडब्ल्यूएस क्या है पहले समझ लो। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यार नंबर कितना है इसका? नहीं नहीं, अरे वहां पे नहीं कोई था, एक लड़की हो गई है एक्चुअली। हाँ अब यार उसका अच्छा लड़की है, अभी समझ आया। पहले बता दे सर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब ऐसा है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी है थोड़ा इधर, तो इंडिया में चलता है हर जगह। जैसे कि समाज शास्त्र में से सबको इंटरेस्ट है, सोशोलॉजी में, बट मेरे को भी है, बहुत लोग को है। तो जनरली क्या होता है, जिसके जैसे मान लीजिए जिनके 4 बच्चे हैं, पहले तो सर 12-12 बच्चे होते थे, मतलब पहले वैसा होता था, काम धाम होता नहीं था लोगों को, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ बेसिकली मतलब देखो, अब अपने भी उस समय ऐसा सिस्टम था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था सर वो बहुत दिक्कत। आगे बुला लिए? अच्छा ओ कोई नहीं, चलो बोल दिए चलो गुड। तो सर सुनना इधर ध्यान से। जनरली अब की क्या होता है, अब सर 1-2 में आदमी रुक जाता है, इतना खर्चा है, ऊपर से इतना माथा खराब करता है, ये बड़ा सिचुएशन चलता है, सुन पा रहे हो? तो बेसिकली अभी देखा गया कि जिनके 3 बच्चे हैं, अब उनमें ये देखा गया कि सर पहला 2 लड़की देखा गया, उसके बाद तीसरा देखा गया लड़का है। जनरली ऐसा हुआ, हर जगह नहीं है। अब जिनके अगर 3 के बाद आप देखोगे तो आज के समय में 3 के बाद अगर मिल जाएगा 4, तो सर आज के लोग कहेंगे 4, कहेगा भाई कैसे पाल लेता है तू। अब उनको क्या भाई, वो बोलता है सामने से हमारा टेंशन कि तुम्हारा टेंशन। वो बोलता है सामने से। लेकिन बेसिकली क्या है, सोसाइटी बदल गया ना। पहले सर 7, 8, 9 बोलते थे तो नॉर्मल लगता था लोगों को, हाँ सब, क्योंकि सभी के घर में होता था। अगर आप देखोगे आपके दादाजी, तो दादाजी भी देखोगे तो लगभग आप, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के, सभी के नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों के जैसे 7-8 लोग तो होंगे ही, मतलब पापा और फुआ लोग को मिला उला के। ठीक है, आ जाइए पीछे है स्पेस, आ जाओ, आगे आ जाओ। मतलब मिनिमम आप देखोगे तो 6-7 तो मिल ही जाते हैं ना, है ना? अरे क्या हो गया, बुरा क्यों लग रहा है भाई, हम लोग भी साथ हैं। सुनो इधर ध्यान से। तो बेसिकली कपड़ा पीछे है क्या, दे दीजिए एक बार में। इधर देखना सबसे फर्स्ट उसमें 2 चीज बात। अब इसको हटा के पहले शंकरी प्रसाद क्या था, पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा गोलकनाथ। ये याद रखना ये सीक्वेंस, क्योंकि अभी मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको पता क्या चलेगा, पता है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, दूसरी तरफ उसका उलट डिसीजन दिया है। उसी समय
जैसे 1951 में एक डिसीजन अलग, 1951 में ही डीपीएसपी का डिसीजन अलग, और फिर 1971 भी केशवानंद भारती केस देख रहे हो, उसी 73 उसी समय सेम डिसीजन अलग है। इसलिए सीक्वेंस बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा दिमाग में रखने का बॉस, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। अब जरा एक स्टेप आना, और जो मैं पढ़ा रहा हूं तो 99, ये ध्यान रखना कि एनजैक जो है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ है। अब जरा नीचे आओ, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस आया, इन सुप्रीम कोर्ट इज पेंडिंग एंड दिस केस इज यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये ईडब्ल्यूएस वाला ये बार बार जो चलता रहता है ना, 10% आरक्षण, 15% आरक्षण, 20% आरक्षण, कि हमको दे दो 10%। अब सर जिसको कोई काम नहीं है, मतलब ऐसा कि मे भी हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको बुरा लगे, लेकिन जनरली जिसको काम नहीं हो आरक्षण के पीछे चल गया। और जैसे जाट लोग हैं हरियाणा में, जाट गुज्जर लोग, अब से इनका जनरली जाट गुज्जर लोग हैं और उससे रिलेटेड, तो जनरली जिनको काम नहीं है, मान लो उनका सर एक कल्चर होता है, पापा भी हैं, दादा भी हैं और बच्चा भी है। सर दोनों लोग देखो, हरियाणा गए हो? कितने लोग गए हो हरियाणा? नहीं गए? मतलब दिल्ली तो बॉर्डर पे गए ही होगे। हाँ दिल्ली गए होगे, तो सर फिर भी दिल्ली में भी कल्चर आपको तो कहीं कहीं मिल जाएगा। सर बाहर एक लंबा सा हुक्का होता है, तो तावले लगा के रखे रहते हैं, उधर वो और आराम से बैठे रहेंगे, एक चिलम ये मारेगा, 2 चिलम बिठाएगा वो मारेगा, कहा और ताऊ ठीक, मतलब सब ठीक, फिर बिठाएगा, फिर 3 चिलम मार लेगा। तो बेसिकली थोड़ा सा ऐसा कल्चर है। तो वो क्या है, उन लोगों ने अभी आपको याद हो तो बस वगैरह जला दिया था, अगर जस्ट ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2 साल 3 साल की बात है, और बस वगैरह जला के बोला हमको भी 10% आरक्षण चाहिए। तो सर ये आरक्षण चाहिए, इसका फायदा नुकसान क्या है, हम तो डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों मांगते रहते हैं ये लोग। लेकिन सीधा सा बात है, अधिकतर लोग को जो जिस चीज़ के लिए मांगते हैं उस चीज़ के लिए आरक्षण है ही नहीं। आम आदमी को क्या लगता है पता है, आरक्षण देगा मतलब कट ऑफ नंबर हमारा कम, दूसरा हमको दाल चावल फ्री में मिल जाएगा। पता नहीं क्या क्या आरक्षण बोले का परसेप्शन है, बट आरक्षण जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि एक्चुअली कुछ नहीं है। आरक्षण का कॉन्सेप्ट ही एक ही बात है कि समाज के उन सबके निचले तबके को उठाकर ऊपर लाओ, बराबर करो, और वहां से फिर कंपटीशन बराबर करवाओ। और अब आपको कमाल की बात बताऊंगा कि SC STS के खुद ही लोगों ने केस फाइल किया कि सर आरक्षण अब हटा दो, SC STS के लोग, और वो लोग खुद लड़ रहे हैं केस कि हटाओ इसको। आप समझ पा रहे हो? तो सर ये जो थिंकिंग है, जो थॉट लेवल है, क्यों? अब एक SC STS का कोई आदमी जो IAS ऑफिसर है मान लो, तो उसको तो आटा चावल और गेहूं तो ऐसे भी फ्री में मिल ही रहा है। जो SC STS का कभी वो तो मिल ही रहा है ना। अब सर OBC में बनाया गया क्या, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर मतलब कि उस OBC में जो थोड़ा ऊपर मक्खन मलाई वाला, मतलब वो ज़्यादा उसका इकोनॉमी अच्छा, और एक थोड़ा उससे बुरा। अब SC STS में लोगों का सीधा सा डिमांड है कि अब उसी तरीके से बनाओ, नहीं तो खत्म करो। और सर ये अच्छा चीज़ है, इसलिए क्योंकि आरक्षण की वजह से सर क्या है, लोग लेजी हो गए। ये सर्वे रिपोर्ट है, और मैं आपको पूरा आरक्षण इतने मजे से पढ़ाऊंगा ना, आपको तब समझ में आएगा ऐसा था आरक्षण। आधा से ज्यादा लोग तो काम करना छोड़ दिए आरक्षण के नाम पे सर, और वो लोग लेजी हो गए हैं। और जो मेहनती है उसमें, उन लोग को भी ये बुरा लग रहा है कि सर मिल रहा है सब कुछ इन्हीं को, मेहनत कोई और कर रहा है और फिर मिल इनको रहा है। इसलिए सर आज लेबर और वर्कर का गाँव में देखोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, आपको ढूंढते रह जाओगे। आउटसन में बोलेगा जाओगे ना कि आ जाइए खेत कोड़े के वहाँ कहीं का, आजा मालिक आजा, बोलेगा प्यार से। जब तक 4 बार तुम नहीं जाओगे ना उसके पास, डोलेगा नहीं वो, अरे हाँ है ना, उसका तुम अपने स्टाफ को भेजोगे, फिर तुम जाओगे, फिर बाद में दादाजी जाएंगे, अरे चला ना मुझे राम खिलाओ। सर आप उसको जो बोलोगे तब बेसिकली वो अब चलेगा। पहले एक बार बोलते थे जी हुजूर। बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आते नहीं आते उनका ईगो क्लैश है, नहीं। क्यों? अब उनको पता है कि सर आटा चावल सुरक्षित है, मिलेगा, काम करे या नहीं करे। तो सर जब जिस इंसान का आटा चावल सुरक्षित होता है तो इंसान उसके ज्यादा का जल्दी सोचता नहीं है। 2 तरीके के होते हैं। कल मैंने आपको कहानी बताया नहीं था कि एक लड़का था जो शूटिंग करवाने वाला था, तो नहीं बोला था उसको शूटिंग करवाना था, अब वो भूखा था और एक्टिंग ये करना था उसको क्या कि सर खाने को ऐसे फेंक देना है और एक्सप्रेशन बनाना है, कितना कैसा ला दिया, ये एक्सप्रेशन देना था उसको। लेकिन कमाल की बात क्या हुई, वो 4 दिन से भूखा था। जैसे ही डायरेक्टर ने बोला एक्शन, वो ले आता था, उसका तो एक्सप्रेशन ही नहीं बनता था वैसा। अरे बोले कहाँ से ला दिया इसको। अब उसके बाद जब गया तो वहीं पे लोकल लोग थे, तो बोला कि सुनिए इधर डायरेक्टर इधर आ खोपचे में, बोला कि हम इसको बताते हैं एक्टिंग कैसे करेगा। ले गया उसको, बोला कि खा तू। उसके बाद 4 खिलाया, यहाँ तक आ गया।
अब जैसे स्तुति करने गया वो जैसे लेकर हटा यहाँ से, क्यों? अब पेट भर चुका है ना उसका, अब पेट भर गया तो क्या किया, वहां से हटा दिया। तो इंसान का सर जब पेट भर रहता है तभी दो चीज हो, या तो आगे क्या सोचता है या फिर मेहनत करने का नहीं सोचता है कि पेट भर ही जाएगा, क्या दिक्कत है, एसी चला हुआ, सो जाओ आराम से। नीचे आओ तो जरा देख लो 99 इन 75 सालों में 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं लगभग। जुडिशियल रिव्यू स्लाइटली ग्रोथ हुआ है। 99 संशोधन में ये हुआ था कि एंजेक्ट डाला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब मिल के करेंगे। नीचे आइए, उसके बाद 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे? जोर से बोलना, यस और नो। नीचे तो सर ईडब्ल्यूएस आया। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है क्या मतलब? ईडब्ल्यूएस का अलग अलग फुल फॉर्म होता है, जैसे आपको मिलेगा अलग अलग, आप देखोगे अलग, हर जगह मीनिंग अलग हो जाता है। एक ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एक अपाहिज भी होता है तो उसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। क्या बोलते हैं? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब ऐसा पर्सन जिसको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज है। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से क्या हो, मजबूत तो कमजोर। अब ज्यादातर लोग ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरवाते रहते हैं। पापा का आमदनी आ रहा है करोड़ रुपया, लेकिन फॉर्म क्या बनवाए? क्या है सर? आईएएस का एग्जाम देना। अब भाई बनवा रहे हैं, आपका हक है, बन जा रहा है तो बन जा रहा है, ब्लॉक में जाओ कुछ पैसा दो, बन जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? आजकल तो ऐसे भी वही बोलो ना कि बीपीएल वाले एपीएल बन के घूम रहे हैं और एपीएल वाले तो सर तो चलता रहता है ना। लेकिन आजकल देखोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है, बट ये ईडब्ल्यूएस का सर अभी भी एक मुख्यतः रूप से एक करप्शन का पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है। तो सर ये बनवाना आई थिंक आसान है, ये शायद एक बार साइन हो जाए खाली बस काम हो गया। अरे है ना, मतलब ब्लॉक में गए एक बार साइन हो गई ईडब्ल्यूएस का तो ठीक है। जिनका हक है वो लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसका सर एक ही फायदा थोड़ा सा हो जाता है आपको, 10% वाला, 10% वाला आपको कट ऑफ में थोड़ा सा मतलब फायदा हो जाता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूं थोड़ा सा, अब मे भी हो सकता है मेरा थॉट लेवल अब तक सही ना लगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप ईडब्ल्यूएस या जब रिजर्वेशन सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना पोटेंशियल जो है डाउन कर लेते हो। आप बना लो, सर्टिफिकेट बना के रखो, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बार बार क्या बोलता हूं, अगर आप एससी भी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई हो, क्वालिफाई हमेशा जनरल पे करना है। हमेशा नंबर जनरल पे क्वालिफाई दावा ठोकना ही नहीं कि सर एससी एसटी ऐसे हैं तो चलो 48 नंबर में क्वालिफाई कर जाएंगे तो 48 पे सोच लेते हैं, क्यों वैल्यू कर। अरे सुन पा रहे हो, मैं 12 बोल रहा हूँ, अगर एससी एसटी कुछ भी हो, अगर 120 कट ऑफ आ रहा है आईएएस का तो आप 120 पे ही हिट करो सर, टारगेट उतना ही लेके चलो, और टारगेट अगर 48 के लेके चलोगे तो 33 पे आके रुक जाओगे। समझ पा रहे हो? आगे ना जरा, नीचे नीचे। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड ऑल्सो पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। 370 एब्रोगेट, रद्द कर दिया गया। और मैं पाकिस्तान जिनको वायर में पढ़ा चुका हूं उनको वहां पे पूरा समझ में आ जाएगा हरि सिंह का क्या मुद्दा था, कैसे क्या था। नीचे आइएगा, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इज इट जस्टिफाइड? क्या यह जस्टिफाई किया जा सकता है जो बात अभी बोल रहे हैं? तो पहला देखिएगा, संविधानवाद, इट इज एन आइडिया। ये क्या था? एक आइडिया था जिससे हमें बोलना था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ऑल्सो हैज अनलिमिटेड पावर्स विच इज क्वेश्चनेबल इन मेनी अमेंडमेंट्स लाइक 42 1976, याद है 42वां संशोधन। तो 4 + 2 तो 4 + 2 6, इधर लगा दो 1976, इसको नॉटी अमेंडमेंट, और 4 + 4 1978। तो सर इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन, आप सोच के देखो, इधर इधर 1973 में कौन सा केस हो रहा है? केशवानंद भारती केस। और सर ये देखो 1976, तो क्या ईगो की बात नहीं आ रही ना सर? इधर सुप्रीम कोर्ट ने उधर दिखा दिया बेसिक स्ट्रक्चर में, इसी को तो बोलते हैं अमेंडमेंट्स, और इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सर इतना ज्यादा चेंज किया गया है कि संविधान के बाद सबसे बड़ा चेंज यही मिला है। और आपको क्या लगता है ये मजे मजे में हो रहा है? देखो सर, सुप्रीम हावी होना चाह रहा था, गवर्नमेंट भी हावी होना शुरू कर दिया। अरे सुन पा रहे हो? तो सेकेंड आपको कारण पता चलना चाहिए। और सर सुनो नहीं, इधर 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 देख लो, सुनो इधर, 1971 बांग्लादेश है। अब इंदिरा गांधी कहते पूरा लगभग हाहाकार तो मचाई है। इंसान जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना तो थोड़ा अहंकार होने लगता है उसको।
उसको ऐसा लगता है, अरे अरे हट रे हट तू, ऐसा लगता है उसको, तो क्यों क्यों आ गया इधर साइड हट। तो थोड़ा वो बड़ा हो गया। इंदिरा गांधी क्या है, जीती थी, पावरफुल एक पूरा आया था दिमाग में, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि बेटा केशवानंदा भारती केस, इंदिरा गांधी को क्या अच्छा लगेगा, सडनली ईगो क्लास एकदम हाई हो गया। और जब हाई हो गया तो बोला कि सारा का सारा चीज जितना बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, सारा का सारा उठा के साथ चेंज कर दिया 1976 में। ऐसा ऐसा काम किया उसने कि सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दंग रह गई और बोली कि गलत बात है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन सर 1978 में फिर उनका थोड़ा दिमाग क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो दिमाग ठंडा हो तो थोड़ा सुधार लिया गया। इसीलिए बोलते 42वां नॉटी अमेंडमेंट था, और 78 जो 1978 में जो किया गया, बेसिकली उस अमेंडमेंट में जो गलतियां की गई थी उसको सुधार लिया गया। समझ पा रहे हो? आना जरा नीचे आना। तो बिकॉज इसमें नीचे है ना, मैंने एक बात लिखा है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। याद है? अगर किसी एक इंसान को पावर अगर दे दिया जाए तो करप्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा उड़ने लगी थी। सर इंदिरा गांधी जैसे भी थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकली इंदिरा गांधी सर उनसे मास्टरमाइंड इतना बड़ा कोई और था भी नहीं। लड़की लोग जो चिल्लाते रहते हैं हमको मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, आप सोचो उस समय आपको लगा सर बड़ी फैमिली में जन्म ली थी। बड़ी फैमिली में तो और ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बड़ी फैमिली के लोग तो और जल्दी नहीं निकलने देते अपनी लड़कियों को। समझ पा रहे हो मेरी बात? छोटी फैमिली में तो चांसेस ज्यादा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखोगे गरीब की बेटी सब्जी बेच रही है, कितने देखोगे अमीर का बेटी सब्जी बेच रहा है या बेच रही है। तो अमीरी में तो और ज्यादा होता है कि बेटा तू ऐसे चल, तू ऐसे कर। मतलब क्या, आग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है कि मेल को फीमेल, पुरुष को सोच के बाद भैया आप सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी और फिलोसफी में इस पर थ्योरी लिखा हुआ है, और साहित्य में भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो चिंता ना करें आप। तो बेसिकली आपको बता देता हूं इसलिए क्योंकि आपको ना कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बेसिकली द्वंद्व किसको होता है, जिस इंसान पे उस पे अगर थोपा जाए कि तुम ऐसे जियो, तुम वैसे जियो, तुम ऐसे करो, उसको द्वंद्व ज्यादा हो। सिंपल बात है। बोला ये नहीं कि सर डिपेंड करता, नहीं डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन। इसी बात पे सर डिपेंड करता है, अगर आप जैसे हो वैसे रहो तो कोई द्वंद्व नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे बच्चा है, जो मन खाएगा, भूख लगा कहीं पे भी, मम्मी भूख लगी है, और कहीं पे भी हो मम्मी सुसु, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हारे समझ में? कहीं पे भी कहीं बोल दिया, कहीं जो जैसा वो है वैसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन द्वंद्व कब होता है, जब आप जैसा हो वैसा एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहे हो, तब आप में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो लड़कियों में होने का स्वाभाविक नेचर यही है, क्योंकि उनको बोला गया तू ऐसे मत चल, तू ऐसे कपड़े मत पहन, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत लिख। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली द्वंद्व उनको क्या होगा, ज्यादा। अब सर इंदिरा गांधी के सिचुएशन में भी सेम यही था। एक फोटो म्यूजियम में आप गए होंगे तो देखिएगा, वहां पे एक महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी के साथ एक छोटी सी बच्ची है। गांधी संग्रहालय में भी फोटो है, आप लोग जाते हैं, फोटो देख के आते हैं, फोटो खींच के आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिएगा वहां पे एक फोटो लगा हुआ है जिसमें वो है, और इंदिरा गांधी का आप जो फोटो देखोगे तो आपको प्योर उस गांव का थॉट लेवल आएगा। जो गांव के जनी जो बच्चे, मजदूर के जो बच्चे होते हैं ना, सेम एज इट इज उसमें उनका ड्रेस, कोई इसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं, वैसे ही। आप सुनना ध्यान से। तो क्या है कि अगर वो बच्ची है तो वो अपने आप को जैसा मन वैसा एक्सप्रेस कर पा रही है। जब ऐसा मन जैसा एक्सप्रेस कर पा रही है तो सर कुछ लोग बोलेंगे कि महिलाएं क्या ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती। अब पावर तो देखो, और इंदिरा गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है। सर ऐसा ऐसा कांड किया 1971। उसके बाद सर उसने क्या किया, सर गोल्डन टेम्पल में सैनिकों को घुसा दिया, जहां पे है कि धार्मिक नहीं, सर जाओ मार के आओ, वो धर्म बाद में छोड़ो, पहले जो है उसको खत्म करो। सर आप पावर देखो तो देखो, नचा गए। एक छोटा सा आदमी गया था आईएएस इंटरव्यू में, बोला कि अरे आप क्या करोगे बताओ, आपसे क्या होगा? वो बोल रहा है गिव मी पावर आई विल कंट्रोल यू। समझ में? इंटरव्यू में था वो, छोटा सा था वो, और उसको बोला कि आप कैसे संभालेंगे? बोला सर गिव मी पावर आई विल कंट्रोल यू। तो बेसिकली बात तो सही है ना सर? अरे हाँ है ना? और सर सेलेक्टेड है, वो महाराष्ट्र का है वो। आइए जरा आगे, तो जीवन का आनंद लीजिएगा, थोड़ा नीचे आइए। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक मैंडेट। देखो भले ही सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर रही है, लेकिन रूल 1 क्या बोलता है, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। और सर इलेक्टेड, और ये ठीक है सर, लेकिन आपको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा डेमोक्रेसी का, क्योंकि इलेक्टेड इज ग्रेटर देन रूल 2, रूल 1 ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चारों रूल गोल्डन है सर, हर जगह यूज आएगा। समझ पा रहे हो? अब जरा नीचे आना। अरे नहीं समझ पा रहे हो? इतनी बार रिपीट होगा कि आपको समझ में आएगा। कोई भी लॉ आएगा ना, आप बता सकते हो देख के कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। हम लोग को आधे साल लोग को पता ही नहीं होता है।
बोलेगा संसद में चप्पल मार दिया। अब उसका क्या प्रावधान होगा कोई पता नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं चप्पल मारा बट उसके पीछे सर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें तामझाम नहीं पता होता है, जैसे मूवीज में नहीं पता होता। नीचे आइए थोड़ा। अब है उसके बाद मैं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल 1 मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड एक तरह की कलेक्टिव मोरालिटी प्रिवेल करनी चाहिए। नीचे बोला है सो इन मेंस वी हैव टू राइट ऑन आर्टिकल 368 जुडिशियल रिव्यू बिकॉज ड्यू टू 368 जुडिशियल रिव्यूज इवॉल्व एंड ऑल्सो ड्यू टू दिस इट गेट्स बेटर। आंसर राइटिंग में नीचे मैंने लिखा है कैसे बनाओगे, तो पहले क्वेश्चन करो अपने आप से। एक मैंने टर्म्स वहां लिख दिया है कि मेंस में जब आप लिखोगे तो पहले मेंस में लिखने के लिए ना आपके पास मसाला होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना सर शुरुआत में ही राइटिंग प्रैक्टिस करवाना दीजिए। अरे फालतू आदमी आप सोच के देखिए जब आपको कुछ आता ही नहीं है लिखोगे क्या तुम? पहले तो तुम नॉलेज लो ना सर, पहले ही से सर आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट सेट मारिए सर सेट। अरे बेवकूफ पहले नॉलेज लो फिर सेट मारना, नहीं तो सेट मारते मारते सेट तुमको मार देगा। यही होगा। आप मेरी बात, आप सीधे सी बात सोचो ना, इधर जब आप पढ़े रहते हो तो क्वेश्चंस बनाने का मन अपने आप करेगा, और जब नहीं पढ़े रहते हो ना क्वेश्चन तुम छोड़ो, उठा के भी दोगे तो थप्पड़ मार दोगे तुम। तो सर वो काम नहीं करिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप बिना पढ़े बना रहे हैं, बिना सिलेबस कंप्लीट किए, तो आपसे बड़ा कोई नहीं। नीचे आइए, व्हाट इज 368 दिख रहा है उसके बाद दूसरा, हाउ हैज इट इवॉल्व ओवर टाइम। मेंस में लिखना है आपको इंट्रोडक्शन 40 से 50 शब्दों में लिख दो उसमें। और दूसरा आपको क्या है, नीचे देखो बॉडी, वहां पे 30 से 40 वर्ड लिख दो और कंक्लूजन फिर लिख दो। आप आराम से आपका पूरा 150, 200, 250 तैयार हो जाएगा। तो वहाँ एक तरीका मैंने बताया है जो आपको लिखना है। तो पहले वहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या क्या है, हाउ इज इवॉल्व, करंट स्टेटस ऑफ आर्टिकल 368, उसका क्या इम्प्लीकेशन, उससे क्या हुआ, और उसके बाद इज द इवॉल्व जस्टिफाइड। आंसर राइटिंग। अब इधर आओ, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा आना। मेंस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, देख लो यूपीएससी में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है आईएएस 2019। मेंस का क्वेश्चन है ये, प्री का नहीं है। क्या है देखो, क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, पहले सुन पा रहे हो कि बोर हो गए? चलो छोड़ दूंगा मैं, 5 मिनट रुक जाओ। और पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग पहले समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्या है, इज लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी इनलार्ज इनटू ए एब्सोल्यूट पावर। मतलब पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का, वो लिमिटेड है, और इट कैनॉट बी इनलार्ज इनटू ए एब्सोल्यूट पावर। इसको कभी भी हम एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, बहुत बड़ा पावर और पूरा अनलिमिटेड नहीं दे सकते। वही फ्रीडम पे इट्स अमेंडिंग। मतलब क्या, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर खत्म। आप सोच के देख रहे हो, ये आंसर है, इस पर लिखा हुआ ऑलरेडी, और मेंस 2019 का ही है ये। अब दो बातें इधर, क्या सोचोगे आप? पहली बात ये सोचोगे कि सर पार्लियामेंट के पास पावर तो है, आंसर लिखने का सोचोगे, नो डाउट। लेकिन सर अगर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा तो एक स्टेटमेंट डायलॉग डालोगे क्या, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, क्योंकि वो पावर किसी भी एक आदमी के हाथ में अगर आ जाएगा तो उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। दूसरा आप क्या, कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट वायलेट कर सकती है? तो आंसर है सर नो। बट यहां पे क्या लिखोगे आप, सर LEJ, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को सर मिल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईगो के साथ चलेंगे तो ईगो बड़ा नहीं होता है सर, देश बड़ा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आपको साथ में चलना पड़ेगा। तो दो बातें, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ दिया है सर। और आईएएस के मेंस में क्वेश्चन ऐसा नहीं होता एक क्वेश्चन, देखो उसी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन घुमा देगा वो। क्या है पहला, कि क्या पार्लियामेंट को पावर दिया गया वो लिमिटेड होना चाहिए अनलिमिटेड, एक एक क्वेश्चन पूछ लिया। फिर दूसरा क्या बोल लिया, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली आपने उससे पूरा जजमेंट पूछ लिया। जहां पे आप केशवानंद भारती केस डालोगे, और क्या लिखा है केशवानंद भारती केस में, हवाला दोगे वहां पे, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू व्हाट, वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि उसी में यही बोला गया ना कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा में चेंज नहीं कर सकती है। तो सर वहां पे आप केशवानंद भारती केस दोगे। कुछ लोग लिख के आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए सर, अच्छी बात नहीं है, ईगो होना, घमंड ठीक ठाक बात नहीं। इससे क्या होगा फिलॉसफी से? आप कोटेशन दो ना वहां पे कि सर अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी हम चेंज, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट पावर चूंकि एब्सोल्यूट करप्ट कर देगा सबको। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप क्यों किया? क्योंकि सर गवर्नमेंट के पर बहुत ज्यादा निकल आए थे। और अभी थोड़ा सा और बताने वाला, अभी तो मैं सिर्फ आपको नॉर्मल बताया, अभी तो डीपीएसपी में लड़ाई बताऊंगा। और तो गवर्नमेंट के पर ज्यादा बढ़ गए थे तो उनको कतरना जरूरी था। नीचे आना जरा, दिख रहा है डीपीएसपी? अरे परेशान ना हो, बस 10-15 मिनट और।
क्या कंक्लूजन? तो कंक्लूजन क्या बोला मैंने? केशवानंद भारती तो जीत ही गया। अब बिल्कुल, अब वही तो लैंडमार्क, वही डिसीजन हुआ, जीत गया। और क्या बोल दिया गया कि पार्लियामेंट तुम कितना भी उड़ लो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते। और केशवानंद भारती केस लैंडमार्क इसी के बाद से बोल दिया गया क्या कि पार्लियामेंट अब जब भी कुछ भी करेगी तो सर जुडिशियल रिव्यू करेगा वो सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरीके से पार्लियामेंट को पावर को क्या कर लिया, बांध लिया गया। अब केशवानंद भारती जैसी जीते सर, उसके जीतने के बाद आधा से ज्यादा दर्जन नहीं सर, लाखों करोड़ों में लोगों ने पीआईएल दायर कर दिया अपने जमीन उमीन के लिए कि सर ये भी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर में देखो है कि नहीं है। अब सर ये पूरा, अरे सभी जमींदार तो बैठे थे ना उसी के लिए, क्योंकि हड़पा तो सबका गया था। लेकिन सर जो उसमें ज्यादा स्ट्रांग था वही डालेगा, बाकी और तो डाल नहीं पाएंगे। जरा नीचे है ना, नहीं सर अभी भी डिफाइंड नहीं है, यही तो मेन मसाला है ना। अगर ये बता देती तब तो कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाता। सुप्रीम कोर्ट अगर ये बता देती तो कॉन्फ्लिक्ट। क्यों हम बोल रहे हैं कि डोमिनेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर उसने कुछ बताया ही नहीं ना, और वो बस दिमाग में रख दे वही, बेटा सब काम करना है, 3-4 काम मत करना। और याद रखिएगा कि जब जब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से करेगी ना, वो बोल देगी कि हम बोले थे ये काम नहीं करना, समझ में? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए आपको दिमाग में रखना है सर, यही वजह है कि अभी तक वो लड़ाई चल रहा है। और एनजैक का क्यों लड़ाई चल रहा है? इसी वजह से तो चल रहा है। लेकिन अभी आपको एक करंट में डीपीएसपी पढ़ने के बाद गजब मजा आएगा। बस थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा उसके बाद चलेंगे। कितना टाइम हुआ वैसे? 8-18 6-18 चलो आगे। आप थोड़ा देख लो, ये डीपीएसपी कहां से लिया गया था? नीति निर्देशक का तत्व। हाँ नीचे है ना सर फर्स्ट है कुंजी, दिख रहा है? मैंने बोला था देखो गवर्नमेंट, सुनो एफर्ट मारना पड़ा। नींद आ रही है क्या? अभी मजा आएगा इस वाले में, और जिसको आ रही होगी सो लेना या नहीं। इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। देखो मुझे पता है कि इसको आ रहे नहीं आ रहे, क्यों? सुनना इधर ध्यान से। सबसे फर्स्ट मैंने बोला था कि जब गवर्नमेंट बन जाए और गवर्नमेंट को पता ही ना हो कि करना क्या है सर, तो आपके पास एक गाइड बुक तो होना चाहिए जो कि जीन का वही वाला चिराग, कि जो बताए आपको कि बेटा जब कुछ नहीं आया तो ये जीन का चिराग है, तुझे बताएगा कि चल इधर जा। तो इसी तरह से वो जीन का चिराग डीपीएसपी काम करेगा। कौन सा? अब डीपीएसपी क्या है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका नाम ही सारा हुआ है। डीपीएसपी रेड बोलते हैं नीति सिद्धांत के तत्व तो ये बेसिक समझिएगा। डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल वो स्कूल वाला नहीं, ये सिद्धांत है ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यहाँ स्टेट कैपिटल है और कैपिटल स्मॉल यहाँ दोनों लागू होगा। डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब किसी भी स्टेट पॉलिसी या कंट्री की पॉलिसी कैसी चलेगी उसके बारे में एक आपको रास्ता देता है। कौन देता है? मैं, डीपीएसपी। तो ये क्या है सर? गाइड बुक। क्या है? मतलब इट इज अ गाइड टू गवर्नमेंट। लेकिन सुन के बताओ, उसे मैंने बोला था अगर पहले से ही हम लिख दें कि कोई सरकार जब बन जाएगी तो ये काम करेगी, तो फिर सरकार को जिताया क्यों गया था? सुन पा रहे हो? अगर सरकार को यही बता दिया जाए कि तुम यही करो तो इलेक्टेड ग्रेटर देन अपॉइंटेड, वो तो ब्रेक हो गया ना सर। और डेमोक्रेसी का तो फर्स्ट रूल यही है कि योर रूलर मस्ट बी इलेक्टेड। तो सर ये क्या है? इसलिए मैंने, अरे पीछे का याद करो क्या बोला कि डीपीएसपी में, इसलिए तो मैंने बोला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो बना है वो डीपीएसपी में लिखा था कि सरकार ऐसा भी कर सकती है। तो सरकार ऐसा कर सकती है मतलब लेजिस्लेटिव पे भी बना सकती है और एग्जीक्यूटिव पे भी बना सकती है। लेकिन सर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा ही करेगी, क्योंकि ऐसा कर देगी तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर उसमें क्या है कि सर डेमोक्रेटिक मैंडेट जो है, मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका रूलर क्या होना चाहिए? इलेक्टेड। और इलेक्टेड होना चाहिए तो डिसीजन वही लेना चाहिए। अब जरा वापस नीचे आना, कहां से लिया गया? लाइन पढ़ रहा हूं, उसको मीनिंग देख के समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले देखना जरा। और नोट्स इसलिए इतना मेहनती से बनाया हुआ है सर ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं। इतना आप सोचो, लिखवाता मैं ये, आप कॉमन सेंस से सोचना जितना आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन ये लिखवाता तो आप समझ लो जमीन आसमान में होते अभी तक। और अभी कहते सर इतना थाक हो जाता पॉलिटी का, आपको सिर्फ महसूस होता कि पढ़ बहुत रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है सर, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। था कितना ज़्यादा हो जाता है पॉलिटिकल नोट्स का। 4 कोई लिखवा दिया, छाप पे छाप चल रहा है। लक्ष्मीकांत, लुसेंट, जय हो। नीचे आइए। इट इज़ अ गाइड बुक टू द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट टू डू देन डीपीएसपी कैन गाइड।
और कोई गवर्नमेंट आई उसको पता नहीं कि करना क्या चाहिए। तो सर नीचे आइएगा, नीचे। वाई डीपीएसपी इज देयर, वाई वी क्रिएटेड दिस। फर्स्ट, गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटेनेंस, दैट इज गवर्नमेंट का काम सिर्फ संभालना नहीं है बल्कि उसको बेहतर करना भी है। क्या समझ पा रहे हो? ये सब पॉइंट्स आप डालोगे, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए पूजा। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ क्या है, संभालना नहीं है सर कि संभाल लिए। इधर हो जाइए थोड़ा, आप इधर हो जाओ, इधर ऐसे उसे कर लो। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ संभालना नहीं है बल्कि क्या, बेहतर भी करना है ना। अब सर कुछ लोग जैसे बड़े होते हैं लड़के, अब जनरली बड़े होते हैं तो उनमें एक फीलिंग आती है हम पापा से पैसे नहीं लेंगे। तो वो तो ठीक है, आपने लिया बहुत अच्छा, लेकिन सर पापा को पैसे देंगे मतलब पहले तो खुद ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, देंगे। मतलब सर आप संभाल लिए वहां तक ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है सर, डेवलप भी तो करना है ना, बेटर भी तो करना है। तो सर अपना संभाल, आप कोई पापा भी बोलते देख बेटा तू अपना संभाल ले, वही मेरे लिए काफी है बोलते हैं ना कुछ, तू अपना संभाल ले बाकी सब हमारा ठीक है, बोलते हो पापा लोग। आप ज्यादा जैसे कुछ बोलोगे पापा हम आपको ये देना चाहते, पापा भाई रुक रुक बेटा रुक, तू अपना घर संभाल ले, उसी में हमको खुशी है, हमको तो कुछ मत दे। आ रहे समझ में? ये एक टाइप के पापा ये होते हैं, एक टाइप के पापा ये होते हैं अपन संभाल लेता रहो तो तेज बनता रहो, हमरा के देखिए ये दोनों सिचुएशन है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सर संभाल लेना बड़ा काम नहीं है, आपको उसको डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। तो कमाने के साथ साथ थोड़ा देना भी, हाँ, लेकिन एक टाइम के बाद हो जाता है, डोंट वरी। नीचे आइएगा। अब सर मैंने बोला है, क्या बोला है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स, गवर्नेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कुछ ना करने देना, एक बोला है मैंने कुछ ना करने देना, और एक बोला है इज ऑल्सो ए सुधार, और कुछ अच्छा उनके लिए करना इज ऑल्सो ए सुधार। दो टाइप है, मतलब किसी को गलत ना करने देना ये भी तो एक सुधार का टाइप है ना, कि बेटा तेरे को गलत नहीं करने देंगे, दोस्त सामने खड़ा है, अगर तुझे मार के जाना है तो मुझे मार के जा, लेकिन गलत करने नहीं देंगे। बॉलीवुड वाला डायलॉग बोलते रहे, अगर तुमको जैसे गुस्साया हुआ है हीरो बंदूक निकाल रहा है और पत्नी बोल रही है अगर आपको जाना है तो मेरे लाश से होके जाना पड़ेगा हाँ समझ में? वो बोला ठीक है, पहला लाश तेरा सर ये इतना फालतू डायलॉग है। और बॉलीवुड के, और अभी में क्या सीन है, अरे भैया ये सब फिल्म सोचने लगा कौन मूवी है, जीत में। देखो पता है सब, अब मूवी का कल्चर चेंज हो गया। आपको पढ़ाऊंगा तो साहित्य में बोला गया था कि जब तक ये दहेज प्रथा सिस्टम तब तक खत्म नहीं होगा जब लड़कियां एजुकेशन नहीं लेंगी और जब तक वो वर्क नहीं करेंगी। ये सर बहुत पहले लिख दिया गया था, और ये प्रेमचंद ने अपने कहानी में लिख दिया था। गिला एक कहानी पढ़ाऊंगा, उसमें पति पत्नी का कहानी है, जबरदस्त है सर। टूटना उसमें, मतलब कैसे ईगो के काम के चक्कर में लास्ट में 8 साल से बात नहीं, लास्ट में वही जो लड़की है उसकी पत्नी है, वो मैसेज मतलब चिट्ठी लिखती है और बोलती है कांट वी फॉरगेट द पास्ट, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे पाता है। तो वहाँ सर ईगो फीगो ना साइड रखिएगा। तो बेसिकली उसमें आपको क्या बताएगा, मजा आएगा। वही जो बुक आप लोग को दिया हूँ, आप मैं कुछ उसमें रियल बताऊंगा, उसको आपको करना है और वहाँ पे समझना है। तो सर दिमाग में बस ये रखिएगा कि पहले और अभी में फ़र्क ये है कि पहले अब लड़के क्या, अब इंडिपेंडेंट है, अब वो कमा रही हैं, अब वो कर रही हैं। तो ज़्यादा कुछ बोलोगे तो बस वो तमाचा आपको भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आप देखोगे तो दहेज सिस्टम अब कम हो गया। क्यों? जब वो कमा रही है, दोनों कमा रही है, काय का दहेज, अरे समझ में। लेकिन अभी भी गाँव सर है ना, अति पिछड़ा अभी भी है ना, अति पिछड़ा है ना अति पिछड़ा तो सर पूछो मत, अति पिछड़ा गांव है जहाँ पे सर वही बोला। अब उसी पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। खैर आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन सर इस समाज में दहेज खत्म करने का एक ही तरीका है, नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेके सर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए। नीचे आइए। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर हो रहे हैं क्या? चलो बोर है, एक चुटकुला सुना देते हैं, रुको, मन करेगा तो सुनाएंगे, याद आ रहा है अभी। शादी हो रहा था, सुना, ये बहुत छोटा चुटकुला है, आपको हंसी नहीं आए तो कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल चुटकुला है ये। तो पहले बहुत पुराने ज़माने में शादी हो रहा था लड़की का, और बाप ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये जो लड़का था इसका डिमांड था कि पेटी चाहिए हमको पेटी इसको मिला, पेटी नहीं मिला था, बड़ा वाला चाहिए था उसको। अब मुझे नहीं पता भैया क्या था, लेकिन अब पेटी डिमांड। तो वो बोल रहा है क्या, जैसे बोला कि पेटी चाहिए, तो बोल रहा है कि बेटियों ले जाओ आप, पेटियों ले जाओ अफसर पढ़ा लिखा नहीं था,
सर और ये जो घटना है एक मूवीज में इसको डाला गया, फिर वो सीन मात्र 4 मिनट का क्लिप था, हटा देगा, मूवी रिलीज नहीं हुई। और ये हम लोग के स्कूल में शूटिंग हुआ था इस मूवी का, अंतर्द्वंद नाम था उस मूवीज का। हम लोग उसमें वो सब कास्ट क्रू सब वहाँ थे, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि उसमें का एक्टर ही मर गया लास्ट शूटिंग होने से पहले। तो सर सबको लगा बेकार है, कुछ के पाँव टूट गए थे, कुछ हो गया था, काफ़ी अजीब तरीके से हुआ था वो शूटिंग, तो बेकार हो गया था। खैर कोई नहीं, नीचे आइएगा। अब जरा देखना डीपीएसपी में दूसरा में लिखा है, वी नो दैट फंडामेंटल राइट। मैंने बोला था ना कि सर फंडामेंटल राइट से आपके पैसे जेब में नहीं आते। फंडामेंटल राइट सिर्फ आपको दिखा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट पैसे देगा नहीं। सर पैसे आएंगे डीपीएसपी से, क्योंकि डीपीएसपी ये बोलता है इंडस्ट्री लगाओ, पंचायत लेवल पे कॉटेज लगाओ, काम करो, ये सब करो, तो पैसे वहां से आएंगे। अब मैंने क्या बोला था, आप गए बस में बैठने, आपको कंडक्टर ने बैठने नहीं दिया, बोला तू काला है तो निकल जा, पसंद नहीं, लेकिन फिर आपने बोला काला है तो क्या है, दिलवाला है। अब सर ये क्या है, आप सर केस करने जाओगे, लेकिन सर आपको उससे पैसे मिलने वाले नहीं है, मुआवजा नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा हाँ इसको बैठावे, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, तो उसको बैठा दिया। तो सर फंडामेंटल राइट से आपको अधिकार वापस मिल गया, आपको इज्जत मिल गई वापस, लेकिन उससे आपके जेब में पैसे सर नहीं आएंगे। आ रहा समझ में? नीचे आना, जाओ नीचे। तो वी नो दैट फंडामेंटल राइट इज जस्ट पॉलिटिकल, इससे पेट नहीं भरता, सो वी नीड डीपीएसपी फॉर वेलफेयर, बिकॉज फंडामेंटल राइट से वेलफेयर नहीं हो सकता है कभी भी। फंडामेंटल राइट से वेलफेयर, क्या सुन पा रहे हो? नीचे आना। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सर ये भी तो काम है ना कि हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अब हर गवर्नमेंट को तो नहीं पता है क्या करना है, जरा देखो वहां पे, एवरी 5 years गवर्नमेंट कैन चेंज, देन हर योजना 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, जरूरी भी तो नहीं है, ये जरूरी थोड़ी कि हर योजना 5 साल में क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब सर आप सोच के देखो, अगर एक गवर्नमेंट गई और दूसरा गवर्नमेंट ने आके बोला कि कैंसिल हो गया, तो सर कभी डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? इसीलिए उसको डीपीएसपी में लिख दिया जाता है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उसको करना पड़ेगा। वहां पे एक थोड़ा सा बाइंडिंग बन जाता है। क्यों? अब जैसे आधार कार्ड का सिस्टम मनमोहन सिंह के समय से चला आ रहा है, अब मनमोहन सिंह ने चलाया, आगे चल के आगे डेवलप और प्रचार कर दिए तो सर मोदी जी, लेकिन वो सर पहले से चल रहा है। और प्रधानमंत्री या कोई भी हो तो दिमाग में ही रखिएगा, सर हमेशा देश के बारे में सोचेगा ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मीनिंग क्या है, सर 5 साल में कोई योजना अगर कंप्लीट नहीं हो तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए सर उसको लिख दिया जाता है कहाँ पे, डीपीएसपी में। जरा नीचे आना, नीचे नीचे। सो वी नीड डीपीएसपी, दैट इज ऑल योजना को हम लोग लिख देते हैं और स्कीम्स को डीपीएसपी। इन डीपीएसपी इट इज रिटन दैट प्रोमोट विलेज पंचायत। दूसरा डीपीएसपी में लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री बनाइए, छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज बनाइए। थर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, जो मन करे जैसा मन करे उसको इंप्लीमेंट करते रहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको आगे पढ़ाऊंगा कि यूसीसी क्या होता है। जैसे हर धर्म, अभी नॉर्मल बता देता हूँ, जैसे अब हर धर्म का अपना अपना काम होता है। अब कोई धर्म बोला, जैसे जैनिज्म में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, सर उसमें क्या है, एक धर्म का प्रोसेस है कि आपको भूखा रहना है उस समय तक जब तक कि आपका प्राण ना निकल जाए। और सर इसको बोला गया है, गजब धर्म के आड़ में सर अजीब अजीब चीजें हो रही है। इसमें आपको बताऊंगा वो अजब किस्म का है सर कि आप भूखा तब तक रहो अंटिल योर डेथ। आप भूखे और आपका शरीर एकदम ऑटोमेटिक क्या मतलब चला गया। और इसको सर मतलब इसको धर्म से जुड़ा के क्या बोल दिया, आपको पढ़ाऊंगा आगे, पूरा यूसीसी पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा मजेदार टॉपिक है। ट्रिपल तलाक, वही सर धर्म के आड़ में सर औरतों का शोषण। इतने सालों से कोई औरत आपके साथ रह रही है, माँ बहन है सबकी, और आप सर 20 साल हो गए साथ रहने के लिए सीधा बोलिए तलाक तलाक। एक कौन सा फालतू बात है? वो औरत कहाँ जाएगी 20 साल 25 साल बाद? आप समझ पा रहे हो? तो सर ये धर्म के आड़ में था, तो धर्म के आड़ में था तो सरकार ने बोला सुन भाई इस सारा धर्म को कर साइड और बना यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंतर ये देखा जाएगा कि कोई धर्म का इसमें नहीं होगा, एक सभी धर्म का बराबर होगा। हाँ, किसी के धर्म के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जिस धर्म में कुछ गलत होगा, जो धर्म की आड़ में गलत किया जा रहा है, उसको खत्म किया जाएगा। और एक नया लाया गया कि ना ये तेरा धर्म का नियम ना तेरा धर्म का नियम। जैसे आपको पढ़ाऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट, सर गजब किस पर नहीं समझ, आप लोग 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे का नियम ही नहीं है। उसी से में लिखा हुआ है कि अगर आपने सर 2 फेरे ले लिए, सिर्फ 1 फेरे ले लिया आके सामने, आपका हो गया, लेकिन उसके बाद फिर बोला कि अब आपको मन आप 7 बार दौड़ो चाहे 20 बार दौड़ो हमको उससे समझ में। तो सर अरे सर वो नियम देखो, हमें नियम नहीं पता होता है, लेकिन सरकार अगर पूरा सख्त हो जाएगी सारे धर्म पे तो सब धर्म तो विरोध करने लगेंगे। तो नियम उसमें सिर्फ एक ही है कि सर आप एक पग
आगे पढ़ाऊंगा, 2 पग 4 पग, उसमें नियम दिया हुआ है। आप 1 पग पढ़े, उसमें सिंदूर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंदूर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, मैं अभी पूरा ये नहीं बताऊंगा, वहां बताऊंगा। लेकिन सर लोग फिर भी टिक देते हैं। मतलब वो एक कंपल्सरी प्रोसेस है। क्यों? तो सर आप सुनिए, वो ध्यान में अब आपके, अरे सुन पा रहे हो? क्या हो गया? अब सुनो ध्यान से, ये देखो सब। तो बेसिकली क्या है, आप सोचो, लेकिन अगर सरकार कंप्लीट, इधर सोच के देखो, आप सरकार कंप्लीट सख्त हो गई तो फिर धर्म वाले तो नाराज हो जाएंगे ना, सब कुछ तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल गिर जाएगी, सारे धर्म वाले विरोध करने लगे। तो इसलिए हमने क्या किया, देखो नियम इतना, ये सुनो, नियम ये है। अब आप इस नियम में कुछ ऐड अपने से करना चाहते तो आप कर लो। जैसे पंडित जी शादी में भी पूछते हैं ना कि 5 कस्में, 6 कस्में, 7 कस्में, कुछ होता है कि आप आएंगे तो पैर दबा देंगे, ये करेंगे, अरे पूछा जाता है शायद, ऐसा मैंने देखा है। 7 वचन, देखो 7 वचन पता है, बहुवचन नहीं, 7 वचन। तो ये सब जो चीज है ये उसमें नहीं किया गया है, ये आपके धर्म में लिखा हुआ है, पुराने ग्रंथ। अरे सुन पा रहे हो सर, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो। लेकिन हिंदू, अगर कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट में ये बोलेगा कि अगर आपने 1 पग या 2 पग जो नियम है वो कर लिया है तो आप सर मैरिज हैं। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा आपको जो करना है कीजिए। आगे नेक्स्ट, नीचे। क्या बोर हो गए क्या? जब बोर हो जाना तो 1 घंटा और ज्यादा पढ़ लेना, और मेरे पे गुस्सा है तो 5 घंटा ज्यादा पढ़ना। तो सर नोट में लिखना, इट्स वायलेशन ऑफ रूल 1 because elected is greater than appointed. So if everything goes by DPSP, then what is the importance of government? अभी तो बता दिया आपको, अगर DPSP के द्वारा ही सब कुछ जाएगा तो गवर्नमेंट को चुना क्यों था आपने? जरा नीचे आओ। That's why DPSP is not compulsory, that is not enforceable and not justiciable. Justiciable scheme, that is government can easily pass a bill of any if government wants to do this. ओके, अदरवाइज इफ प्रॉब्लम, मतलब सीधा सा बात है, पंचायत सिस्टम पे प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, बाइंडिंग उस पर नहीं है। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जजमेंट सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे नहीं दे सकती। सुन पा रहे हो? नीचे आना जरा, पेज नंबर 54 आ गए। अब इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पर देख लो एक बार। सो डीपीएसपी बस 1 पेज पढ़ाऊंगा, इसके बाद 5 पेज और पढ़ाऊंगा। तो सर डीपीएसपी कैन बी सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, ये 3 कॉन्सेप्ट है। डीपीएसपी कैन बी सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सर आज नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने दीजिएगा। अब सुनना इधर, अभी तक जो पढ़े हो उसको एक बार मैंने डीपीएसपी का थोड़ा ओवरव्यू इसलिए दे दिया क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, और ज़्यादा हमें फास्ट नहीं जाना है क्योंकि सर ये ऑटोमेटिक बहुत मज़ेदार है, कंप्लीट हो भी जाएगा मज़े से, बस दिमाग यही रखना। और मेरे क्लास का मैं बार बोल रहा हूँ, फायदा तभी है जो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। जो शुरू में देख लेगा ना ठीक नहीं है, ही खाली बतियाता रहता है, मैं बता रहा हूँ उसको फायदा नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूँ सर। बातों अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बात बोलते बोलते सर चीज़ों को कनेक्ट करना आम भाषा में। आप जब बाहर जाओगे ना, रात में सपने में मेरे आएंगे और मैं डीपीएसपी पढ़ा रहा हूँ उसमें, और आपको लगेगा ये सर यहाँ भी बोल ही रहा है कि पढ़ ले अच्छा है सर, इसलिए क्योंकि अगर दिमाग में कॉन्टिन्यूस पढ़ाई चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पता नहीं क्या क्या, मत चलाइएगा, थोड़ा कम चलाना, सब मत चलाना। मैंने इसलिए बोला है कि 2 ही ऑप्शन, इधर देखना, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो साल भर इंस्टाग्राम चला लो और जीवन भर इंस्टाग्राम चलाओ, या फिर साल भर पढ़ लो और जीवन भर इंस्टाग्राम चलवाओ। दोनों में फर्क है, समझ पा रहे हो? आप आईएएस बने तो आपका इंस्टाग्राम कोई और, आपके हैंडल से कोई और मैसेज करेगा, और नहीं जिनके भर चलाने का मन है तो 1 साल भी चलाओ। और करते क्या हो? यही तो, इधर जा रहे, इधर, अरे देखेगा कोई दोस्त का, अरे ये कैसा पहन लिया रे हो गया सर इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के, स्मॉल वीडियो, कोई मिठाई खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। और सर इसीलिए बोला जाता है खाने से पहले बोला जाता था हाथ धो लो। अब मम्मी आई और बोली बेटा गो एंड वॉश योर थंब। अब सर इसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है ना अंगूठा का फोन में, तब बोला जाता है हाथ मत धो, खाली अंगूठा धो के आ जाओ क्योंकि इस समय से तुम अंगूठा से ही मोबाइल में लगे हुए हो। अरे देखो ना, कोई मोबाइल पकड़ के देखो, कोई समझ में आ जाएगा अंगूठा वाला, तो अंगूठा से इस्तेमाल होता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा कम इस्तेमाल करना फ़ोन, थोड़ा कम इस्तेमाल करिएगा फ़ोन, बहुत शांति और सुकून मिलेगा। आधा से ज़्यादा लोग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हैं खाली फ़ोन के चक्कर में, कि कब बच जाएगा, ना अच्छा से सो पा रहा है, ना अच्छा से पढ़ पा रहा है, पढ़ने गया फ़ोन आ गया उठा लिया, मैसेज आ गया वो कर लिया। इसलिए बोलता हूँ पढ़ने समय सर फ्लाइट मोड में, दुनिया गई तेल लेने,
आप सर पढ़ लो बस, और आपको लग रहा है मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, हो जाने दो। वो दोस्ती क्या जो आपके आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच रहा है, सिंपल सी बात है। आप सर देखो इधर दोस्ती दो तरीके होते हैं, एक दोस्ती होता है इधर जो आपको रखा जाता है फेवर करने के लिए, हम जो बोले ये बोले, ये दोस्त एक रहता है। दूसरा रहता है यार इसकी भलाई के लिए जान लगा दो, सुन पा रहे हो। और तीसरा ये होता है इसको ऐसा डिस्टर्ब करो। सर ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको बोल देंगे नेगेटिव बात, हो जाके पढ़ लेगा खुद हो। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपको बोल के ना डिमोटिवेट कर देगा वो, अरे नहीं होगा, इस बार एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और पता रात भर जाके हरामखोर पढ़ रहे हो। ऐसे लोगों का खैर रिजल्ट आता नहीं है, जिसका नियत ही खराब हो, सुन लो इधर, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता। लेकिन हाँ सर, दूसरों के डिस्टर्ब करके आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, खुद से भी आगे बढ़ा जा सकता है, बिना डिस्टर्ब किए भी आगे जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना। अब सुन लो, बोर तो नहीं हो गए। अब जो पढ़ाया हूँ थोड़ा समअप करता हूँ, ये 5 मिनट सुन लो, पिछले का पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा का रिवाइज हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से आप लोग फीडबैक देना, वैसे दे चुके हो, फिर भी 2-3 बार पूछ लेता हूँ। पॉलिटी में जो भी है, क्या जो चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, क्या मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है? जोर से बोलना, यस और नो। अब एक बात बता देता हूँ ना, पॉलिटी के पढ़ते पढ़ते तक मैंने पहले बोला था आपको, पीजी तक चाहे किसी भी एग्जाम तक, कोई भी आप एग्जाम दोगे नहीं दोगे, बस एक ही रिक्वेस्ट है, 3 से 4 बार इस नोट्स को सर पूरा लिख जाना और 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर जाना। आपको कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, 3 से 4 बार आप पूरा इसको सिर्फ नोट्स को कर लो। लक्ष्मीकांत या जो भी मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ या बोलूंगा, उससे पहले अगर कोई नहीं भी पढ़ पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं, उससे पहले लिखना, तभी जो मेरा नोट्स है उसको लिख के तभी पढ़ना, उससे पहले नहीं पढ़ना। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पहले नोट्स को लिख लेना, नोट्स को पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत, MP जैन तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, गारंटी मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटी, क्योंकि पूरा मिक्सअप ही है नोट्स। लेकिन सर आप इस नोट्स को जरूर लिख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं? और मैं चेक करूंगा, मौका मत दीजिएगा मैं चेक करूं, आप लोग बच्चे नहीं है लेकिन आप बना लीजिएगा। बाकी सर कुछ लोग बना के रखे हैं, अच्छे रखे हैं, आप भी दिमाग में रखिएगा, और आपको डिस्टर्ब भी कर देंगे, खुद बना लेंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे और बोलेंगे अरे नहीं बनाए हम, और खुद बना के रख लिया है वो 3-4 बार। हाँ, उस सब रहेगा, कहेगा सर पूछिए ना नोट्स वो लाया लो कि नहीं लाया, ऐसा भी ऐसा भी है। अगर खुद बना लिया, रात में तुमको बोल दिया मत बना, सर तो ऐसे लिख दिए, समझ में आ जाएगा हम लोग को, और खुद लिख के आया हुआ, कल बोलेगा सर देखिए ना लाया लो कि नहीं लाया तो कल तब उस समय आँख खुलेगा सबका, अरे यही है, यही है, यही। खैर सुनिएगा, फंडामेंटल राइट्स इधर इधर जो लोग कल आए थे, परसों आए थे, नहीं आए थे, आज आए हैं, आज का सुन लो, पीछे का पूरा कवर अप करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट फंडामेंटल राइट शुरुआत किए थे, मैंने बोला था फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों को साथ इकट्ठे लेके पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स को शुरुआत किया मैंने, राइट्स पहले बताया, राइट्स 3 टाइप के, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और पार्ट 3 में है। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और एक वो जो लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। सर उसके बाद आगे बढ़ते गए, तो आगे बढ़े तो एक टेबल दिमाग में रखना है आपको, टेबल दिमाग में रखना है कि ओरिएंटेशन क्या था, प्लस कहाँ से लाए गए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन सा एक बेसिस पे वो इन्फोर्सेबल है या जस्टिसिएबल है। यहाँ तक ठीक है सर, क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो मैंने केस स्टार्ट किया। केस में सबसे पहला कौन सा केस? अरे बोलो, सग्री प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951। उसके बाद सर 1951 के बाद कौन जीत गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब शंकरी प्रसाद के बाद कौन है? सज्जन सिंह। सेम वर्डिक्ट जो सुनाया गया कि लॉ गोल गोल, लॉ इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद हो गया सर। उसके बाद आगे नेक्स्ट थर्ड, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ। उसके बाद सर 1973 केशवानंदा भारती केस, और यहाँ से पूरा सर पूरा ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन का बदल गया है। तो ये 4 केसेस देखो, कहने के लिए 4 ही केस है लेकिन इसके अंदर डेप्थ और लड़ाई देखो। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सबका इस्तेमाल है सर, पूरा मिक्सअप है। अब ये नहीं पढ़ाता आपको समझ ही नहीं आएगा, गोल्डन रूल अभी बताता दिमाग से खत्म हो जाता है, तो गोल्डन रूल इसलिए है। बाकी DPSP मैंने बताया, DPSP इज ए गाइड बुक सर, वो गाइड बुक है, जब गवर्नमेंट को नहीं पता होता लिख देते हैं, और एक जरूरी नहीं कि हर 5 साल में सबका काम पूरा हो जाए, तो उस योजना को हम उसमें लिख देते हैं कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो इस पर विचार करेगी। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद सर DPSP के अलावा जितना उसका टाइप है, सोशलिस्ट, गांधीयन और ये लिबरल, ये तीनों एक साथ हम एक ही ब्रैकेट में खत्म करेंगे। और उसके बाद सर बता देता हूँ आगे का जो भी क्लासेस है वो मोस्ट नहीं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन से लेकर LGBTQ राइट सारा कुछ पढ़ाऊंगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा।
समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्या 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 लिखना, हाँ अपने पेजेस पे उसको लिखिएगा अलग से, इस चीज को पर्टिकुलरली आईआर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये जरूरी है। समझ पा रहे हैं? हो गया? मजा आया क्या? क्या क्या आईआर लिखना है, मतलब आप मैंने क्या बोला कि जो कंपलसरी है उसको तो लिखना ही है। अगर आप उसको लिख लोगे तो और उससे, मतलब बहुत लोग लिखे हैं आईआर, बहुत लोग लिखे हैं आईआर, लेकिन मैं बोला कि अगर पहले आईआर लिखना हो और पहले पॉलिटी लिखना हो तो पहले पॉलिटी लिख लेना, मेरा कहना ये है। और याद रखिएगा हर काम जरूरी नहीं होता है। एनर्जी आपकी लाइफ की सबसे फर्स्ट उस काम पे यूटिलाइज होनी चाहिए। सुन लो भैया, सुन लो, आप लोग गाँव वालों सुन लो, पहला एनर्जी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पे। एक बुक है द वन थिंग, आपको भी पढ़वाऊंगा मैं। द वन थिंग में सिंपल दिमाग में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा पहला जो जरूरी उस पर काम करो, जो ज्यादा जरूरी है काम उस पर। और आपको पता चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कौन ज्यादा जरूरी है कौन ज्यादा जरूरी नहीं है, तो सर इससे बड़ा आपसे बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि सर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा जरूरी और क्या है? तो पहले सर पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपका मन जानते हो शांत कब रहेगा? जब आपका होमवर्क कंप्लीट रहेगा। तो आप फ्री होकर घूमोगे भी, फ्री होकर देखोगे भी, फ्री होकर बात करोगे। और होमवर्क नहीं कंप्लीट है ना, किसी से बात भी करोगे मन करेगा अच्छे से नहीं बात, भागो भागो इसको भगाओ। सुन पा रहे हो? तो सर मिलके कल कंटिन्यू करेंगे आगे, रिजर्वेशन से लेकर एलजीबीटीक्यू, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अरे हाँ है ना? अब एक एक चीज जो पढ़ाए हूँ 2 मिनट और रुक जाना, प्रियम्बल से शुरू कर रहा हूं मैं यहां तक, और देखता हूं किसको याद है नहीं याद है। कनेक्टिविटी बैठा लेना। थीम 9 था, 9 थीम में पूरा कवर करेंगे। थीम 1 हमने बेसिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया, लॉ क्यों बड़ा है, खत्म कर लिया। प्रियम्बल पढ़ाया मैंने पूरा, प्रियम्बल में सॉवरेनिटी क्या है, एक्टिव सेकुलर स्टेट क्या है, सॉवरेन पढ़ाया था ना, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सब पढ़ाया था आपको। वो पूरा मैं रिकॉल करा देता हूं ताकि सुन लो बस, ताकि दिमाग में आ जाए एक बार। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फलना फलना, कैसे बना, ड्राफ्टिंग कमेटी का, इनैक्ट कब हुआ, एडॉप्ट कब हुआ, प्रियम्बल को SQDR याद है ना, SQDR ये आपको दिमाग में रखना है। SSI 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, आपको सर वो देखना है SSI कब हुआ था कब नहीं हुआ था। प्रियम्बल से आगे आते जाओ, अगर सीधा आगे आओगे वहां से टेरिटरी, सिटीजनशिप, तो टेरिटरी में मैंने आपको बताया था अलग अलग सिचुएशन, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। उसके बाद मैंने बांग्लादेश का केस बताया था ऑनक्लेव और ऑक्सक्लेव वाला, कि 111 दिया गया, 51 लिया गया, मामला सॉल्व हो गया। फिर उसमें ऑनक्लेव का भी बोला था, मल्टी ऑनक्लेव बोला था। ये सब जैसे मैंने बोला था कि नीदरलैंड में दरवाजा उधर से खुल रहा है तो कोई और कंट्री, इधर से खुल रहा है कोई और कंट्री, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते गए तो सर मैंने क्या पढ़ा टेरिटरी के बाद, सिटीजनशिप। नागरिकता में मैंने क्या बताया, 2 चीज बताया। सबसे फर्स्ट सर कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। सिटीजन में ऑर्डिनरी और एनआरआई बताया था, याद है नहीं याद है? उसके बाद उधर नॉट सिटीजन में बताया था रिफ्यूजी, इलीगल माइग्रेंट, सब बोला था। अरे हाँ है ना? अब सर वो बोला था उसमें कंडीशन भी कि सर इंडिया क्या है, सिर्फ सिग्नेटरी है, करने रेटिफाई नहीं करता है कि हम सब किसी को यहाँ रखेंगे। उसके बाद मैंने 3 डेट ऑफ बर्थ बनाया था, है ना? CA 1955 की 50 55, तो सर CA 1955 के अकॉर्डिंग 3 डेट ऑफ बर्थ था। पहला डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 से 1987 2 दिसंबर, और 3 दिसंबर से लेकर 2004 तक 1987 से, इसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद फिर आगे आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो पार्ट है, ये दिमाग में इसको रखना इसलिए जरूरी है। फिर आपको मैंने आगे बताया था क्या, सेंसस, NPR। अरे क्यों करवा रहा हूँ रिवीजन? सर आपके दिमाग में सारा कुछ चलना चाहिए, सुन पा रहे हो? ये सारा कुछ चलना चाहिए, क्योंकि आप घर पे जाके रिवाइज करो नहीं करो, मेरे इसके बाद करने पे एक बार भी पेज पलटोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब आ रहा है। 10 दिन बाद पलटोगे कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेवकूफ आना, ठीक है ना? यहाँ तक हो गया, सिटीजनशिप हो गया, थीम 2 भी खत्म है। हम लोग भी कौन सा पढ़ रहे हैं, थीम 3, फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे इसी तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं क्लास में और कल कंटिन्यू करते हैं।